नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के एक कोट के साथ। इफ इट वाज नॉट हार्ड एवरीवन वुड डू इट, इट्स द हार्ड दैट मेक्स इट ग्रेट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करनी आपको बहुत टफ लगती है। ओके, तो अगर इतनी ये हार्ड नहीं होती तो सब कोई कर लेते। ओके, हर एक कोई ये जो है कोई डिग्री अपने पास रख लेता, कोई यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लेता, कोई यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता। ओके, कोई यहाँ पर पीएचडी कर लेता। तो अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। और जैसे जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना यहाँ पर हार्ड होता जाएगा काम। ओके, यहाँ पर मेहनत ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी जितनी आप ऊपर वाली स्टडी करनी शुरू कर दोगे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी हो गया। ओके, आगे अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो ये सब चीजें हार्ड है, टफ है। ओके, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर यही चीज ना इसको यूनिक बनाती है। और इसीलिए आपको इनको करना है। आपने अपने आप को इस तरीके से तपाना है कि आप इसको कर पाओ। ओके, तो इसकी डेली रूटीन आप बना पाओ। आपको इतनी मेहनत करनी है। ओके, तो मेहनत करने की भी आदत डालनी होगी। तभी जो है आप गोल्स जो है अपनी जीवन में अचीव कर पाओगे। तभी आपको समझ आएगी कि कैसे आगे बढ़ना है। ओके, मेहनत क्या होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी। एक बार जो काम शुरू किया है तो उसको खत्म करना है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने पढ़ लिया, अगले दिन मैंने मैंने पढ़ा ही नहीं। ओके, फिर तीसरे दिन मैंने पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज नहीं चाहिए। बेशक थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी स्टडी कर लो, लेकिन डेली करो। ओके, एक टाइम रूटीन रखो। सुबह की जाए, शाम की जाए, कोई भी ऐसा टाइम जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। ओके, तो किसी को बहुत सुबह में आता है। ओके, जो अर्ली मॉर्निंग का किसी को मजा आता है, किसी को शाम को आता है, किसी को रात को आता है। तो अपने हिसाब से अपना टाइम देखो। जब आपको एंजॉय फील होता है वो टाइम रखो स्टडी का, तब पढ़ो। एंजॉय भी होगा और मजा भी आएगा, और जो है ना जो पढ़ोगे वो याद भी रहेगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत हमेशा कोर्स से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उस पेज की, वो इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड लास्ट में शीशे के सामने 3 वोकेबलरी के वर्ड्स होते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने खड़े होकर। और लास्ट में होता है इकोनॉमी का एक कंसेप्ट जिसको कि डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। रोज एक नया कंसेप्ट जो है वो हम सीखते हैं। हर हर एक दिन जो है हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो इस लेक्चर के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और डेली बेसिस पे जो है वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। सिर्फ इसी न्यूज़पेपर एनालिसिस का ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी वीडियोस आती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सभी के सभी यहाँ पर जो यहाँ पर पीडीएफ है वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाया करेंगे। और अगर किसी बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वीडियोस का, तो इस तरीके से भी जो है आप जो वीडियो है उसको ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर सीधे इस इकोनॉमिक्स वाले टैब को ओपन करें आप। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जो है यहाँ पर जो पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। तो वीडियोस वाले पेज में जाएं तो वहां पर जो है जो लेटेस्ट वीडियो होगी उसको आप जो है देख सकते हो। तो लेटेस्ट वीडियो जो है वो 9:30 के बीच में जो है वो अपलोड हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल की। तो यहाँ पर पहले एडिटोरियल में बात कर रहे हैं एडिंग मोमेंटम टू साउंड अर्बनाइजेशन। ओके, कि जैसे हमारे अर्बन एरिया से हमारे जो शहरी इलाके, उनको किस तरीके से डेवलप करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि किस तरीके से मोमेंटम ऐड करें। जैसे पहले गतिविधियां चल रही हैं उसको और कैसे सही करें। तो स्टार्टिंग में बात करें यहाँ पर एक इंडेक्स की बात करें जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ओके, तो यहाँ पर इस इंडेक्स में यहाँ पर 111 शहर जो है उनको रैंक किया गया है। 13 अलग अलग पैरामीटर्स जो है उनके बिहाफ पर, और 13 अलग अलग चीजें यहाँ पर नापी गई हैं जिसके तहत रैंकिंग की गई है अलग अलग 111 शहरों की। और इन 13 पैरामीटर्स में हेल्थ के रिगार्डिंग बात की गई है। ओके, एजुकेशन के रिगार्डिंग बात की गई, तो सो ऑन इसी तरीके से टोटल यहाँ पर 13 कैटेगरीज बनती है। तो इस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से जो जो 2020 का इंडेक्स आया उसमें से बेंगलुरु और पुणे, ये जो दो शहर ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। ओके, और ये ऐसे शहर भी हैं जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन भी है। ओके, इस कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जहां पर कम से कम यहाँ पर अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो उन शहरों की कैटेगरी में बेंगलुरु और जो पुणे है वो टॉप परफॉर्मर है। और इसके अलावा शिमला और अगर भुवनेश्वर की बात करें, शिमला जो है हिमाचल की कैपिटल है, भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की कैपिटल है। ओके, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है, और पुणे जो है यहाँ पर वो महाराष्ट्र का शहर है, और महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो मुंबई है।
और जैसे मुंबई यहाँ पर एक इकोनॉमिकली हब बना हुआ है, तो उसी तरीके से पुणे भी महाराष्ट्र का यहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा शहर है। तो इसी तरीके से शिमला और भुवनेश्वर जहाँ पर की 1 मिलियन से जो है कम पॉपुलेशन रहती है, तो इस लिस्ट में यहाँ पर ये जो यहाँ पर दो शहर है अच्छा काम कर रहे हो, तो ये एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन डाटा को मेजर करके जो है यहाँ पर रैंकिंग निकाली गई है। तो और आगे जो बात की जा रही है कि जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, तो यहाँ पर एक तरीके का ये असेसमेंट टूल है जिससे हम एवेल्युएट करते हैं क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ ए सिटी। मतलब कि किस तरीके का जीवन लोग जी रहे हैं शहरों में। मतलब कहने का ये है कि शहरों में क्या ऐसी सुविधा तो नहीं है कि मतलब इस तरीके से प्लानिंग की हुई है कि जो गलियां हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट्स हैं, वो सही तरीके से बनी नहीं हुई है, ओके, तो वहां पर मिट्टी वगैरह है, और जो लोग वहां पर रह रहे हैं अपना घर बनाकर, तो उसके आसपास गंदगी ही गंदगी है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। कोई कहीं शहर के किसी ऐसे कोने में तो नहीं रह रहे जहां पर एयर क्वालिटी बहुत खराब है, ओके, जहां पर नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां पर सोइल एरोजन बहुत ज्यादा हो रही है, ओके, जहां पर वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, और इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर एवेल्युएट किया गया, मेजर किया गया, जिसके बिहाफ पर बनाया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ओके, और इसी के चलते इकोनॉमिक एबिलिटी देखी गई कि कितने बड़े पैमाने पर एक शहर जो है रोजगार दे सकता है, कितने बड़े पैमाने पर, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई भी काम हो के, तो सबको अगर हम एक झुंड में इकट्ठा कर ले तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम देते हैं। वो कितने पैमाने पर बढ़ती हैं, जितना बड़ा शहर होगा वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज उतनी ज्यादा होगी, जितना छोटा शहर होगा वो यहाँ पर डिपेंडेंट होगा जो बड़ा शहर है, जो उसके आसपास का बड़ा शहर होगा उसके ऊपर। ओके, तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है डिपेंडेंट रहती हैं, काम करती हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टुगेदर विद इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस, कि शहरों की सस्टेनेबिलिटी भी देखी जाती है कि किस तरीके से सस्टेन मैनर में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सीवेज प्लांट लगे हुए हैं, अगर सीवेज की प्रणाली अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो ये भी चीज देखी जाएगी कि जहाँ वहां पर सस्टेनेबिलिटी है। ऐसा तो नहीं कहीं पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, वहां पर गली में एक जगह पर पानी इकट्ठा हो गया, वहां बाद में जैसे मच्छर वगैरह फैलने शुरू हो गए, बीमारियां फैलना शुरू हो गई। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा रेजिलेंस, लचकीलापन जो होता है किसी भी शहर का, कि मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हो, कि किस तरीके से, जैसे हम बात करें कि अगर नया प्लान किया जा रहा है किसी भी एक शहर में, और किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, किस तरीके से डेवलपमेंट है, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है ऑब्जर्व की जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसका जो 30% वेटेज है ना इस इंडेक्स का, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का, तो इसमें जो सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक है, तो उनकी यहाँ पर राय ली गई है, उनकी सलाह ली गई है। 30% तो वेटेज उसका है, लेकिन इसके अलावा जो 70% वेटेज है इस इंडेक्स का, वो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। जैसे एजुकेशन की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात कर लो, ग्रीन स्पेसेस की बात कर लो, सिटी रेजिडेंस की बात कर लो। तो ये सब चीजें, ओके, तो ये सब चीजों के ऊपर 70% वेटेज है। तो इसमें जो है प्रेजेंटली फिजिकली मेजर किया गया है, ओके, कुछ चुनिंदा 111 शहरों को, जिनको बाद में रैंकिंग की गई कि पहले नंबर पर कौन है, लास्ट में कौन है, ओके, तो इस तरीके से। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्थ, इकोनॉमिक, अगर हेल्थ की बात करें तो वो भी शहर की, अगर सस्टेनेबल तरीके से शहर को मैनेज किया जा रहा है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा, तो सही तरीके से यहाँ पर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी तभी अच्छे से निकल कर आएंगी जब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहां पर, वहां की जो लोकल बॉडीज है उसके द्वारा हो रही है, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा हो रही है। तो ग्रीन स्पेसेस भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है कि ऐसी कॉलोनी बनाई हुई है, ऐसा शहर है जहाँ पर अगर कोई कॉलोनी भी बनी है तो इस तरीके से बनी है कि बीच में गार्डन है, बीच में ग्रीन स्पेसेस है, और आसपास में जो है शहर बने, जो घर है वो बने हुए हैं। तो इस तरीके की भी यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज दिखी गई है। तो सिटीज रेजिडेंसी की मैंने अभी बात की, लचकीलापन, कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से नए अपॉर्चुनिटी को ऑब्जॉर्व कर रही है, ओके, और किस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीजें जो है काउंट की गई हैं। तो इसके बिना पर बनाया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसके अलावा आगे जो बात की जा रही है कि जो इंडेक्स है ना, तो यहाँ पर गाइडेंस एक तरह की प्रोवाइड करता है फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड पीयर लर्निंग। मतलब अच्छी तरीके से ना आप सीख सकते हो, एक बार इंडेक्स को पढ़ोगे कि कहाँ कहाँ पर खामियां है। क्या हो सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में कोई खामी रहेगी, कि हेल्थ सेक्टर में कोई खामी रहेगी, तो इन खामियों को हम पढ़ के सीख सकते हैं और आने वाले समय में उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आने वाले समय में जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गवर्नमेंट होगी, या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबको फायदा रहेगा पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, नई नीति तैयार करने के लिए, कि आगे आने वाले समय में कौन सी कैसी नीति को हम आप अप्रोच करें, जो कि जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स को आगे और ना बढ़ने दें, उनको कम करें।
और इसी के अलावा एक और इंडेक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या बात की जा रही है, तो ये पहली बार हुआ है। ओके, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो इसमें पहली बार बात कर रहे हैं कि इंदौर और जो एनडीएमसी है, तो ये यहाँ पर जो है टॉप परफॉर्मेंस निकल कर आए। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। ओके, लेकिन सबसे बड़ा शहर अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो इंदौर है मध्य प्रदेश का। और इसके अलावा बात यहाँ पर बात कर रहे हैं एनडीएमसी की, तो ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं कि ये इस बार के जो एमपीआई इंडेक्स आया उसमें ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम एमपीआई की बात करें तो ये कौन से पैरामीटर्स के बिहाफ पर इसने इंडेक्स बनाया है, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस देखी है इसने। खास तौर पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, ओके, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो इनकी गवर्नेंस देखी है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से शहरों को रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से जो जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आ रही है शहरों में, खासतौर पर जैसे शहरों में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं वो होती है सीवेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पर सड़कें गलियां जो स्ट्रीट्स होती हैं, ठीक है, वो अच्छे से यहाँ पर मेंटेन नहीं होती, तो यही मेजर प्रॉब्लम्स रहती हैं शहरों में। और इसी को यहाँ पर मापा गया है गवर्नेंस के हिसाब से कि किस तरीके से गवर्नेंस की है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। साथ ही साथ डिजिटल वैरायटी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। डिजिटल वैरायटी कहने का मतलब कि जैसे डिजिटल जमाना हो चुका है कि इंटरनेट की यहाँ पर क्या कनेक्टिविटी है एक शहर में, और इसके अलावा किन किन लोगों के पास कंप्यूटर्स है, किन किन लोगों के पास जो है अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, जब मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, तो ये सब चीजें जिससे कि डिजिटली काम आगे बढ़ाया जाए, तो इन सब चीजों को भी इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है। ओके, और साथ ही साथ जो म्युनिसिपल सर्विसेज होती हैं, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी होती है कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी, जैसे देखो स्ट्रीट लाइट लगा देना, तो ये एक तरह की सर्विस प्रोवाइड की गई है। ओके, इसके अलावा सड़कें बनाकर दी तो वो भी सर्विस प्रोवाइड की है। तो कहीं पर अगर कोई ब्रिज चाहिए बनाने के लिए तो अगर ब्रिज बनवा कर दिया है तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये सभी सर्विसेज कि कितने बिहाफ पर जो है कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विसेज जो है म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने सिटीजन्स को, अपने शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को, तो इसके बिहाफ पर भी मेजरमेंट की गई है अलग अलग शहरों की। और साथ ही साथ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी गई है, कहने का मतलब कि खुद से कैसे फंड मैनेज करते हैं। ओके, इसके अलावा जो फंड इनके पास राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाते हैं उनको कैसे यहाँ पर मैनेज करके चलते हैं कि आप क्या जो डेट है वो ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहे, कर्जा तो नहीं ज्यादा ऊपर ले रहे। ओके, अच्छे तरीके से सस्टेनेबल मैनर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी देखी गई हैं। और साथ में यहाँ पर ये भी देखा गया कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, खर्चा कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, किस तरीके पर कहाँ पर प्रायोरिटी देकर काम चल रहे हैं, कहाँ पर लास्ट में काम रख रहे हैं, किस तरीके की अप्रोच लगाकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी किसी इकोनॉमी को आपने चलाना है। जैसे हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, तो वहां पर ऑथर की तरफ से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा कर रही है सरकार, जिससे जो है ना कोई आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, कोई यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, कोई यहाँ पर प्लांट लगा दोगे, कोई अच्छी सड़कें बना दोगे, कोई बिल्डिंग तैयार कर दोगे, तो उसका कोई ना कोई फायदा आएगा। बिल्डिंग के आने वाले समय में कोई किराया आ सकता है। ओके, तो जैसे रोड के ऊपर भी टोल वगैरह लगता है तो उससे भी बेनिफिट जाता है सरकार को, ओके, जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी। तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का ज्यादा फायदा है। तो ये भी मैनेजमेंट, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट भी आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि पहले खर्चा कहाँ पर करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो जिससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी निकले। और इससे क्या होगा आगे, जो यहाँ पर बात की गई है वो ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, कि पारदर्शिता रहे, लोगों को भी पता हो कि किस तरीके से जो आपका जो अर्बन एरियाज है वो डेवलप हो रहे हैं, कहाँ से फंड आ रहे हैं, ओके, कहाँ पर फंड लगाए जा रहे हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि काम सही मायने में हो रहा है, खासतौर पे जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो ये सब मेजर्स हैं जो एमपीआई ने सीख किए हैं, जिसके तहत जो उन्होंने अपना एमपीआई इंडेक्स जो है 2020 रिलीज किया है। और लास्ट में जो ऑथर बात कर रहे हैं कि हमने अभी दो इंडेक्सेस की बात की, एक तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स था 2020, एक यहाँ पर एमपीआई इंडेक्स था 2020। तो अभी कह रहे हैं कि इंडेक्सेस आते रहते हैं, इंडेक्सेस में रैंकिंग होती है, किसी शहर को टॉप पे रख दिया, किसी शहर को नीचे रख दिया। ओके, तो ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर रैंकिंग हाई कर दी इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई गारंटी दे दी है कि यही टॉप पर है। ओके, तो वही आने वाले समय में उसको कंटिन्यू करके चलेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। ओके, तो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक प्लान तैयार करना है। हमें हमारा जो रूरल फोक है, ओके, तो रूरल एरियाज जो है उनसे लेके जो अर्बन एरियाज वहां तक सब जगह हमें जो है यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। वो प्लान सब जगह इंप्लीमेंट हो, सब जगह जो है ना हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है, उनका सोल्यूशन टाइम बाउंड मैनर में हमने यहाँ पर जो निकालना है, ताकि जो कि आने वाले समय में जो सफलता की ओर हम आगे बढ़े, समृद्धि की ओर जो है हम आगे बढ़े,
और इंडिया को आगे लेकर जाए। अगर हमारे शहर आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे गांव आगे बढ़ेंगे, ओके, तो अब हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्टेट है वो आगे बढ़ेगा। अगर हमारे स्टेट्स आगे बढ़ते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये सब छोटी छोटी अप्रोचेस से शुरू होता है, बड़ी अप्रोच तक अगर हमने लेकर जाना है किसी भी चीज को। तो चलिए आगे सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं, जिसमें बात करें रेगुलेटिंग रेगुलेटर्स, नो स्पेस फॉर टफ वॉर्स। तो यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, इस आर्टिकल में बात की जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन मकसद है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि भारत में जिस भी तरीके की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और उस इंडस्ट्री के जितने भी सेक्टर हैं, तो वहां पर ना अच्छे खासे तरीके से जो है ना अच्छा कंपटीशन हो। कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो एंटी ट्रस्ट वाली कि जिसमें कोई एक इंडस्ट्री में, कोई एक सेक्टर में, कोई एक कंपनी काफी हाई पहुंच गई है और दूसरी अगर कोई नई कंपनी उसी सेक्टर में आना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, तो उसको बड़ी कंपनी के चलते किसी ना किसी तरीके से रोका जा रहा है। तो मतलब कंपटीशन में किस तरीके से खराबी की जा रही है, जो कि जो छोटा प्लेयर है वो आगे पनप ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए। तो इसी के चलते यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो इसके इसी के रिगार्डिंग में अगर एंटी ट्रस्ट की एग्जांपल लूं, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, तो यूएसए बेस्ड कंपनी है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी जो है ना यूएसए की सरकार ने चार्जेस लगाए थे कि आप एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज करते हो। कहने का मतलब कि आप ही की, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो बनाते हो तो उसी तरीके से लाइनक्स करके भी एक विंडो आती है। ओके, तो इसी तरीके से ऐसा था कि जो नए प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं इसी यहाँ पर प्लेटफॉर्म, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो आप एंटी ट्रस्ट की एक्टिविटीज कर रहे हो। कहने का मतलब इस तरीके से आप चल रहे हो कि दूसरे को आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, इस तरीके का आप कंपटीशन रखते हो। क्या करेंगे ऐसी चीजों में, ऐसा करते हैं कि जब नया जो बड़ा प्लेयर जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुका है, वो इतने सस्ते दाम कर देगा कि जो नया वाला है ना, वो अगर सस्ते दाम रख के भी आगे आ रहा है ना, तो उसको नीचे फेंक देना है कि मतलब वो आगे बढ़ ही ना पाए, सर्वाइव ही ना कर पाए। अगर नया वाला सस्ते दाम करता है काफी लंबे समय तक, तो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसका एसेट, उसका कोलेटरल साइज इतना बड़ा नहीं होगा जितना कि एक बड़ी कंपनी का होगा। ओके, तो बड़ी कंपनी काफी देर तक सरवाइव कर पाती है अगर काफी देर तक वो प्रॉफिट में ना भी रहे तो। ओके, तो इस तरीके से इलीगल हम कह सकते हैं कि एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज होती है। तो उसके चलते भारत सरकार ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था। तो अभी इस आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, इस आर्टिकल में बात करने की अभी अलग अलग सेक्टर्स में, अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करूं तो उसका एक रेगुलेटर अलग है जिसको हम TRAI के नाम से जानते हैं, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं मार्केट रेगुलेटर की बात करूं तो हमारे पास सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो मार्केट की ट्रांजेक्शन वगैरह सबको रेगुलेट करके चलता है, नए नए रूल्स निकालता है। जैसे अभी उसने रिसेंटली एक डायरेक्टिव निकाला था म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, कि वहां पर जो है आप परपेचुअल बॉन्ड्स के थ्रू जो है यहाँ पर पैसा लगाओगे म्यूचुअल फंड में, और जिसकी यहाँ पर जो मेच्योरिटी डेट है वो 100 साल तक की कर दी, जिसके तहत यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। अभी जो लोग हैं हाथ पीछे खींच रहे हैं। अभी बैंकों को भी नुकसान हो रहा है, बैंक भी जो है इसी म्यूचुअल फंड में से पैसा उठाते हैं जब उनका लिक्विडिटी कम हो जाती है, जब उनके पास पैसा कम हो जाता है। ओके, तो मार्केट से उठाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि हर एक का अपना अपना रेगुलेटर, लेकिन इन सबके ऊपर एक ही है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको एक ही रहने दो। तो जो बाकी के रेगुलेटर्स उनको रेगुलेट करो, और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है कि आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को किसी दूसरे रेगुलेटर से उखाड़ कर फेंक दो। ओके, तो ये चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ो। तो अगर बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को। ओके, तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन, यहाँ पर एक्ट बना था, कंपटीशन एक्ट 2002 का। ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर 2003 में ये इफेक्ट में आ गया, लागू हो गया। और इसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी के यहाँ पर 6 मेंबर होते हैं, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एक चेयरपर्सन होगा और इसके अलावा 6 मेंबर होंगे जो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अपॉइट करती है। तो इसकी जो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी यही है कि इस तरह की सभी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना जहां पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है कंपटीशन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर ऐसी जो है ना एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रमोट करना, ता जो कि सस्टेन कंपटीशन हो सके। यहाँ पर जो प्रोटेक्ट करना है ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। कि भारत के क्षेत्र में ही अगर मैं टेलीकॉम क्षेत्र की बात करूं ना, तो टेलीकॉम क्षेत्र की मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो जब जियो नया नया आया था, तो जियो ने क्या किया, सब कुछ फ्री में लॉन्च किया। ओके, जो आपका इंटरनेट डाटा था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैकेज मिल रहा था। तो कम से कम वो 1 डेढ़ साल तक वो लगातार चला। तो उसमें क्या था कि जो बाकी की कंपनीज थी, जैसे एयरटेल थी, वोडाफोन थी, आइडिया थी, तो ये अलग अलग कंपनी थी उस समय। हालांकि बाद में वोडाफोन आइडिया अभी मर्ज करके एक वी बन गया, इनका नया ग्रुप बना, तो उस समय सभी अलग अलग थी। तो सबको लॉस होना शुरू हो गया।
ओके, तो सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, जिनके पास सपोज करो पहले एयरटेल की सिम थी या जियो या फिर वोडाफोन की सिम थी, तो वो रिचार्ज ही नहीं करवा रहे थे अपना। ओके, क्योंकि उनको फ्री डाटा मिल रहा था इंटरनेट का, तो फ्री कॉलिंग मिल रही थी, तो फिर कोई क्यों रिचार्ज करवाएगा उस समय। तो उस समय जो बाकी की कंपनीज थी, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि जो भी जियो की कॉल इनके एयरटेल के नेटवर्क के या फिर वोडाफोन के नेटवर्क के ऊपर आती थी, तो उसके ऊपर यहाँ पर वो कॉल ही ब्लॉक करनी शुरू कर दी कि जियो की कोई कॉल जो है ना एयरटेल के नेटवर्क पर हम आने ही नहीं देंगे। तो इससे उन्होंने ये सोचा था कि चाहे एयरटेल है, जो वोडाफोन या आइडिया, ये सोचा था उन्होंने कि हम जो है जियो को थोड़ा सा पछाड़ देंगे, क्योंकि जियो की अगर हम कॉल ही कनेक्ट नहीं करेंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ, तो फिर हमारा कंज्यूमर भी फिर फोर्स होगा कि हम एयरटेल से ही हम बात करें या एयरटेल की सिम मैं खरीदूं, जिससे भी मैंने कांटेक्ट करा, जिससे भी मैंने बात करूं। तो यही प्रैक्टिस इन्होंने की। तो इसको हम कहेंगे कि ये कुछ ना गलत एक्टिविटीज थी, ये कंपटीशन खराब करने वाली एक्टिविटीज थी। ओके, तो यहाँ पर फिर जो हमारा ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने फिर फाइन लगाया था इनके ऊपर 5,000 करोड़ का। ओके, ये जो बाकी की कंपनीज थी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया वगैरह, तो इनके ऊपर फाइन लगाया गया था कि आपने ऐसी एक्टिविटी क्यों की। ओके, तो ये कंपटीशन है, अगर कोई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा दे रहा है ना, तो यहाँ पर वो उसकी सिरदर्दी है। ओके, कर्जा उसने उठाया है, जैसे भी वो अपने अपने प्लान को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज ना हो, मतलब कि गलत एक्टिविटीज करके जो है कंपटीशन में खराबी की जाए, तो उसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करता है, और यहाँ पर ट्रेड को आजादी मिलती है, ट्रेड को आजाद करता है कि अच्छे तरीके से आप पनपो, आगे आओ। जितने भी भारत में स्टार्टअप्स बनते हैं, तो उनको आजादी मिलती है कि आप आगे आओ, अपने आप को फैलाओ, जितना फैला सकते हो पूरे भारत के क्षेत्र में। तो यहाँ पर कंपटीशन एक्ट को 2002 में बाद में अमेंड भी किया गया था। ओके, 2007 में 2002 का जो कंपटीशन एक्ट बना था, उसको 2007 में यहाँ पर अमेंड किया गया था, थोड़ा सा उसमें संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर जो मॉडर्न कंपटीशन लॉज है ना, तो उनकी फिलोसफी को भी बीच में थोड़ा डाला गया। तो यहाँ पर अभी क्या बात की गई, अभी बात की गई कि जो भी जितने तरह के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होंगे, वो नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब कि कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी दो कंपनी में नहीं होना चाहिए, जिससे तीसरी या चौथी या नई कंपनी जो भी पनप रही है, वो उसको यहाँ पर कंपटीशन में नुकसान होना शुरू हो जाए। इसके अलावा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, मतलब कि अगर आप किसी मार्केट में, अगर मैं कार मार्केट की बात कर लूं, तो उसमें अगर मारुति सुजुकी और टाटा अगर डोमिनेंस पोजीशन पर बैठे हैं, मतलब सबसे ऊपर उनकी सरदारी है पूरी की पूरी कार मार्केट में, तो वो अपनी इस सरदारी का ना गलत फायदा नहीं उठा सकते। ओके, तो उसको सही तरीके से जैसे बाकी काम कर रही है, तो उनको भी वैसे ही काम करना होगा। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर आगे बात करें कि एंटरप्राइजेस जो रेगुलेट कॉम्बिनेशन है, एक्विजिशन, एक्विरल ऑफ कंट्रोल एंड M&A। ओके, तो ये सब चीजें आपको जो है कंट्रोल करके चलनी है, खुद से मैनेज करके चलनी है, और कंपटीशन अवेल करके चलना है। तो जो M&A के यहाँ पर मतलब है, वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ओके, तो यहाँ पर जो मर्जर मतलब किसी बड़ी कंपनी में कोई छोटी कंपनी को मर्ज कर लिया, तो वो अगर मर्जर हुआ ना, तो उसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए कि दूसरी कंपनी को आपने खराब कर दिया, तो बाद में ऐसा माहौल उसके लिए क्रिएट कर दिया कि वो अभी मजबूर हो जाए अपने आप को मर्ज करने में। ओके, तो इस तरीके से वो मर्जर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को ध्यान रखता है जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो ये इनका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है अगर ये ध्यान ना रखें इन सब चीजों का विद इन इंडिया की बाउंड्री में। तो अभी इसी के चलते आगे बात करेंगे, अब आर्टिकल पढ़ते हैं। तो अभी भारत सरकार क्या कर रही है कि हर एक अदारे में अपना एक अलग से नया रेगुलेटर बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसी आर्टिकल में बात करें कि एक हमारे पास ऑलरेडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हमने इसी पर्पज से बनाया है कि यहाँ पर कंपटीशन को सही तरीके से जो है आगे बढ़ाएगा हर एक सेक्टर में। तो फिर दूसरे रेगुलेटर्स की क्या जरूरत है, आप ना एक ही काम को दो हिस्सों में बांट दोगे, दो दो बॉडीज को बांट दोगे, तो इससे कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये सब चीजें सही नहीं रहेंगी। तो शुरुआत में बात यहाँ पर करें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ओके, मार्केट स्टडी के बारे में वो पब्लिश की है ऑन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। टेलीकॉम सेक्टर के बारे में कि टेलीकॉम सेक्टर कैसे काम कर रहा है। तो ये साथ में लिंक है टेलीकॉम सेक्टर की जो रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि जो कंपटीशन रेगुलेशन है ना, तो यहाँ पर उसमें जो ब्रीच ऑफ डाटा प्रोटेक्शन रूल्स है, तो उनको भी शामिल करो। तो यहाँ पर ये बात की गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कि जो डाटा प्रोटेक्शन रूल्स है ना, तो वो उनकी कोई ब्रीच नहीं होनी चाहिए। जो रूल्स बने हैं कि कंज्यूमर का जो डाटा है वो सेफ है, तो सेफ ही रहना चाहिए, उसकी उसमें किसी तरीके की जो ना खराबी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म है जहां पर कंज्यूमर का डाटा यूज किया जा रहा है, तो उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। अगर कहा गया रूल्स में कि यहाँ पर डाटा को प्रोटेक्ट करके चलना है, तो वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। जैसे मैं आधार कार्ड की बात कर लूं, आधार कार्ड में आपका बहुत तरह का डाटा है, आपकी आईज वगैरह स्कैन होकर वो डाटा वहां पर पड़ा हुआ है, आपके फिंगरप्रिंट्स जो है उनका डाटा पड़ा हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आधार कार्ड। ओके,
तो अगर उस डाटा का अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो नुकसान हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पर, मिस यूज हो सकता है। ओके, आप ही का आधार कार्ड यूज करके उसका इंफॉर्मेशन का मिस यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी इसलिए यहाँ पर जो स्टडी में कहा गया, टेलीकॉम सेक्टर वाली जो स्टडी की गई है सीसीआई के द्वारा, कि जो ब्रीच ऑफ डाटा प्रोटेक्शन रूल्स है उनको भी यहाँ पर कंपटीशन रेगुलेशन के अंतर्गत लेकर आओ। ओके, तो अगर इसमें कोई होती है, कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो उसको हम दंड दें कि आपने कंपटीशन में किसी न किसी तरीके की यहाँ पर गलत खराबी जो है ना, गलत काम करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम जो है ना अच्छे तरीके से डाटा प्रोटेक्शन को मेंटेन कर पाए। और इसके अलावा बात करें कि इससे क्या होगा, दिस कुड लीड टू मोर देन वन रेगुलेटर लुकिंग एट द सेम इशू। ओके, तो इससे एक एक और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बोल रहा है कि इसको इसके दायरे में लेकर आओ, और दूसरा यहाँ पर जो ऑलरेडी डाटा प्रोटेक्शन रूल्स के ऊपर जो रेगुलेटर काम कर रहा है, तो वो भी एक और इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये यहाँ पर दोबारा ना दो दो बार यहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा, दो रेगुलेटर है जो एक ही इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। और इससे यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रही है, जो ट्रेंड यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कि बहुत सारे रेगुलेटर्स अभी ऐसी, जो हम कह सकते हैं कि ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि वो सीसीआई की जो जुरिस्डिक्शन है ना उसको उखाड़ कर फेंकना चाह रहे हैं, उसको एक साइड पे लगाना चाह रहे हैं, वो खुद से आगे आना चाह रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग, जितने भी रेगुलेटर्स जो भारत सरकार के द्वारा बनाए जा चुके हैं या फिर अभी आने वाले समय में बनाए जाएंगे। और आगे यहाँ पर बात करें नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ओके, भारत सरकार में। तो अभी उन्होंने भी रिसेंटली सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना अभी इंट्रोड्यूस करने जा रही है एक, अभी रेगुलेटर होगा एक नया, किसके लिए, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से रेगुलेटर चाहिए। तो यहाँ पर ना वो क्या चाह रहे हैं कि जो आपसी सांठगांठ हो जाती है इन सेक्टर्स में, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज में, उसको रोकना है, उसको टैकल करना है, जिसके तहत यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा यहाँ पर यह सुजेशन दिया गया रिसेंटली कि एक नया रेगुलेटर इन दो कंपनीज के लिए भी चाहिए, जो यहाँ पर किसी तरीके का अगर कंपटीशन में खराबी हो रही है या किसी भी तरीके का कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही है तो उसको सही किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कमेंट्स भी पूछे हैं, इनवाइट कमेंट्स भी पूछे हैं लोगों से ऑन द ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल इन 2020। ओके, ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल, तो यहाँ पर एक नया पोर्ट बिल जो है लाया गया था पार्लियामेंट में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ नई प्रोविजंस इसमें डाली गई। इंडियन पोर्ट्स जो हमारे बंदरगाहें हैं उसके रिगार्डिंग, जो यहाँ पर हमारी मेजर बंदरगाहें हैं, तो भारत की टोटल कितनी मेजर बंदरगाहें हैं, अभी टोटल 12 हैं, और उनमें से सबसे जो बड़ी बंदरगाह है वो कौन सी वाली है, वो मुंबई वाली है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, अभी 13वीं का काम चल रहा है। ओके, जो 13वीं वाली बन रही है। ओके, जो 13th वाला जो पोर्ट, मेजर पोर्ट बन रहा है, उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी उसी पोर्ट बिल के तहत यहाँ पर जो है कमेंट्स मांगे गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ना प्रपोज किया गया है कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोर्ट्स अथॉरिटी एंड सीसीआई। तो कहने का मतलब कि पोर्ट्स अथॉरिटी को कैसे टैकल करके चलना, कि वहां पर भी अच्छे से कंपटीशन चल रहा हो, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इनको कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन कर दो, कि कॉन्करेंट का मतलब होता है कि दोनों करें, पोर्ट्स अथॉरिटी भी करेगी और सीसीआई भी करेगा। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा देखो, कॉन्करेंट का मतलब समझे, कॉन्करेंट वर्ड जहां पर भी यूज होगा ना, तो वहां पर एक बंदा काम नहीं करेगा, वहां पर एक एक से ज्यादा होगा, मैक्सिमम दो होंगे। जैसे हमारे भारत में जब हमारा संविधान के अंदर जो राज्य काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, तो यहाँ पर भी 3 लिस्ट बनी हुई है। एक यूनियन लिस्ट है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सारी ड्यूटीज है कि इतने आपने इन इन एरियाज के ऊपर काम करा, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करा, डिफेंस के ऊपर, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ओके, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे पुलिस हो गया, वो स्टेट सब्जेक्ट है। पुलिस जो है ना, सभी राज्यों में देखोगे तो जो पुलिस है राज्य के अंतर्गत आती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। सिर्फ इकलौती एक दिल्ली पुलिस ही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, बाकी जितने भी राज्य हैं तो उनकी पुलिस राज्यों के अंदर आती है। तो इस तरीके से अपना अपना वो देखते हैं। तो एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है वहां पर। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, वहां पर ऐसे सब्जेक्ट रखे जाएंगे जैसे एजुकेशन हो गया, ओके, फॉरेस्ट हो गया, तो ये सब चीजें। तो इसी तरीके से कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं कि पोर्ट्स अथॉरिटी भी यहाँ पर देखे इंडियन पोर्ट्स बिल के ऊपर, उसके अलावा जो सीसीआई वो भी देखे कि किस तरीके से काम चलाया जा रहा है, किस तरीके से एक्टिविटीज हो रही है। और आगे और जो बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी प्रपोज करने जा रही है न्यू ई कॉमर्स रेगुलेटर। तो ये ई कॉमर्स रेगुलेटर क्या चीज है, देखो, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे अमेजोन है, वो एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो है इलेक्ट्रॉनिकली आप ऑर्डर करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिकली ही जो है ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, और जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो आपके घर में पहुंच जाता है। तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, इसके अलावा टाटा क्लिक हो गया, तो बहुत सारे यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो भारत सरकार चाह रही है, प्रपोज कर रही है कि एक नया ई कॉमर्स रेगुलेटर भी चाहिए,
जिसके पास इतनी पावर्स हो, वो जो अलग अलग इश्यूज को यहाँ पर टैकल कर सके। तो कैसे इश्यू, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एसेस ऑफ डाटा है कि किस तरीके का डाटा कंज्यूमर का जो है रखा जा रहा है और कौन सा नहीं रखा जा रहा है। ओके, मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं हाल ही में बात करूं, जो आपको क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, तो इनका भी जो डाटा है, जो आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर है, तो वो स्टोर रहता है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में। जो कि आप फर्दर जब आने वाले समय में कोई शॉपिंग करो, तो आपको सिर्फ वहां पर सीवीवी डालना है। सीवीवी के यहाँ पर 3 डिजिट्स होते हैं, तो आप उसको डालते हो, तो आपकी पेमेंट हो जाती है, तो आपके घर में जो है डिलीवरी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से डाटा का असेस किस तरीके से कंपनी कर रही है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो डीप डिस्काउंटिंग दी जाती है, ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे अमेजोन भारत में जब नया नया आया था, 7 साल पहले जब अमेजोन ने एंट्री की थी भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो अगर आप 500 से नीचे का भी कोई सामान मंगवाते थे ना, 500 से नीचे का, तो तब भी डिलीवरी फ्री मिलती थी। ओके, तो डिलीवरी फ्री थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि जिसने यहाँ पर सामान जिस जिस भी दुकान से उठकर आपके घर पे पहुंचा, तो उसको यहाँ पर डिलीवरी के चार्जेस खुद से देने पड़ेंगे। अमेजोन खुद से देता था। ओके, तो ये सब चीजें, अब आप आज अगर आप 500 से नीचे कोई सामान मंगवाते, तो वहां पर आपको डिलीवरी के चार्जेस लिखे होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि डीप डिस्काउंटिंग देनी, तो ये भी गलत है ना। किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई प्रोडक्ट है, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया, तो वो भी यहाँ पर जो है कंपटीशन को खत्म करता है, हरास करता है, जो चीजें यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ये दो चीजें, दो इश्यूज हैं जिनको की टैकल करना है, जिसके तहत यहाँ पर भारत सरकार चाह रही है कि न्यू ई कॉमर्स प्लेट रेगुलेटर जो उसको यहाँ पर लाया जाए। तो अगर ये आता है, तो क्या होगा, ये ओवरलैप कर देगा सीसीआई को। सीसीआई ऑलरेडी इसके क्षेत्र में काम कर रहा है। सीसीआई हमेशा जहाँ पर वार्निंग दे देता है, अगर किसी भी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी तरीके से ऐसे कंपटीशन में गलत एक्टिविटीज होती है। ओके, ओवरऑल जितने भी मार्केट्स है भारत में, तो ओवरलैप हो जाएंगे दोनों को फंक्शंस। ओके, एक ही फंक्शन होगा जिसके ऊपर दो दो बॉडीज काम करेंगे, एक सीसीआई करेगा, एक जहाँ पर जो नया ई कॉमर्स रेगुलेटर बनाया जाएगा वो भी करेगा। इसके अलावा जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें, और इसके जो ई कॉमर्स रूल्स की बात करें, तो यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर ना बात करें कि जो सीसीआई के साथ ये इंटरसेक्ट करते हैं ओवर द इश्यूज सच एज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग एंड सर्च रैंकिंग। तो इन मुद्दों के ऊपर, मतलब कि प्राइसिंग में भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कम प्राइस करती है, कहीं पर ज्यादा है। ओके, तो इसके अलावा जो यहाँ पर सर्च रैंकिंग है, तो इसके मतलब कि अगर आप सर्च कर रहे हो, तो रैंकिंग में सबसे पहले अमेजोन आ रही है, फिर फ्लिपकार्ट आ रही है, स्नैपडील, तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो है इसको भी डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा है। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है ना, ये भी इनको टैकल करनी है। तो यहाँ पर जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जब जो बनाई जाएगी, तो ये भी एक तरह का नया रेगुलेटर होगा। ओके, तो यही नाम है इस रेगुलेटर का। ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होगा, और साथ ही साथ जो है इंटरसेक्ट करेगा ये सीसीआई के साथ हर एक मुद्दे के ऊपर, क्योंकि सीसीआई अलग से यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी इतनी पुरानी बॉडी बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर अभी नई बॉडीज बनेगी, तो हो सकता है काम करने में दिक्कतें आए आने वाले समय में। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक डिसीजन दिया है भारतीय एयरटेल के यहाँ पर मामले में, तो जिसमें उसने कहा है कि सीसीआई जो है ना, वही जो है ओवरऑल जो है जितने भी कंपटीशन इश्यूज होंगे उसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन देगी, और उसे उसी उन्हीं के केसेस को हम जो है आगे हम सुनेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अगर एंटरप्राइजेस जहाँ पर जो है ना सेक्टर रेगुलेटर्स के द्वारा, जो सेक्टर रेगुलेटर्स में अभी जिनकी बात कर रहा हूँ कि अभी छोटे छोटे रेगुलेटर्स बनाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा, अगर कोई भी इशू उनके द्वारा यहाँ पर जो है देखा जाता है किसी भी एंटरप्राइजेस का, तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना, एक बार सीसीआई को भी यहाँ पर अनिवार्य है कि वो भी जो है वायोलेशन को यहाँ पर देखे, अंडर द कंपटीशन एक्ट, ओके, जो यहाँ पर कंपटीशन एक्ट बना है 2002 का, तो उसके तहत भी देखे। ओके, तो और यह अपने आप जो है ना खुद से पहले सेटिस्फाई हो सीसीआई कि जो सेक्टरल रेगुलेटर था उसने जो काम किया बिल्कुल सही किया या गलत किया है। ओके, तो खुद से पहले कंफर्म करे, सेटिस्फाइड हो, जब तक यहाँ पर जो इश्यूज को सेटल नहीं किया जाता। और इसके चलते यहाँ पर कोर्ट ने यह भी बात कही है कि कोर्ट कभी भी ऐसे किसी केस को कंसिडर नहीं करेगा जहां पर जो है ना किसी भी रेगुलेटर की एक्सरसाइज जो है वह बिल्कुल सिमिलर है जो पावर सीसीआई के पास है उसके। तो जैसा कोई भी नया रेगुलेटर सीसीआई के सामने खड़ा किया जाता है, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सेक्टर में अगर कोई नया नया रेगुलेटर खड़ा किया जाता है सीसीआई के सामने, तो यहाँ पर सीसीआई की पहली सुनी जाएगी, अगर सेम पावर उसके पास भी है तो। ओके, तो यहाँ पर दूसरा कोई भी केस जो है कंसिडर कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि सीसीआई ने बहुत सारे केसेस को टैकल भी किया है जो यहाँ पर सेक्टरल लॉस के तहत निकल कर आते हैं, जहां पर कंपटीशन पावर्स की अगर हम बात करें तो उनके तहत यहाँ पर, और सबसे पहली जो एग्जांपल ली जा रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की, जहां पर जो एम्पावर करता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट कमीशन जो है ना, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जहां पर राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया, तो कोई भी अगर सरकार है, अगर जैसे हम मध्य प्रदेश में बोल दूं कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है, तो यहाँ पर वो देखेगा बकायदा तौर पर कि कोई भी कोई भी इस तरीके का एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट ना हो जो कि यहाँ पर जो है ना किसी तरीके से नुकसान करे कंज्यूमर का, या फिर किसी दूसरी कंपनी का जो भी उस क्षेत्र में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में नहीं आनी चाह रही है। ओके,
तो इस तरीके से अलग अलग कमीशन के ऊपर दायित्व दिया गया। तो यहाँ पर वो सबको यहाँ पर बात की जा रही है कि देखना था कि डोमिनेंट पोजीशन ना किसी की बने, किसी तरीके का ऐसा ट्रांजैक्शन ना हो, किसी का अगर कोई भी किसी तरीके का मर्जर हो, इक्वेशन हो, तो वो यहाँ पर बिल्कुल लीगल मैनर में हो, कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर ना हो, कोई यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव एक्शन ना हो। इसके लिए यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जो भी यहाँ पर काम हो, तो उनको बिल्कुल सही मायने में हो। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर एक केस निकल कर आया, जहां पर बात की गई कि पावर डिस्कॉम्स जो है दिल्ली के, तो यहाँ पर उनके ऊपर एलिगेशंस लगी कि आप जो है ना ओवर चार्जिंग कर रहे हो यूजर से। तो यहाँ पर देखो, डिस्कॉम्स का मतलब, डिस्कॉम्स का जो काम होता है वो होता है कि नेटवर्क प्रदान करना, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो जितना भी ये नेटवर्क होता है ये सरकार के अंतर्गत होता है। इसके अलावा जो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं, ओके मैं एग्जांपल ले लूं रिलायंस की, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पर एलिगेशंस लगी कि ओवरचार्ज कर रहे हैं यूजर से। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा मैनिपुलेशन की हुई है इन्होंने मीटर्स में। कहने का मतलब मीटर्स को इस तरीके से रफ्तार उनकी बढ़ा दी है कि ज्यादा से ज्यादा ही बिल आए। तो ये इनके ऊपर एलिगेशन लगे। तो उसी के चलते सीसीआई ने, जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, तो अभी जिस कमीशन की मैं बात कर रहा था, ओके राज्यों ने अलग से बनाए, केंद्र सरकार ने अलग से बनाए। तो यहाँ पर जो दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन था, तो उसकी भी ओपिनियन मांगी कि ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन में आपकी क्या सलाह है, कि एक और जो है आप भी काम कर रहे हो, आप इस मुद्दे के ऊपर देखोगे कि यहाँ पर कुछ कंपनीज के द्वारा जो कंपनीज के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं कि ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं या मीटर्स में कुछ गड़बड़ी की है। तो इसमें आपकी क्या राय है? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से यहाँ पर ओपिनियन लिया गया कि एक और मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ, एक और आप भी देख रहे हो। तो यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में जो डीईआरसी का जवाब था वो ये था कि जितने भी यहाँ पर कंपटीशन इश्यूज हो, वो सभी के सभी यहाँ पर सीसीआई के द्वारा ही एड्रेस करने किए जाने चाहिए। और इसके अलावा जो डीईआरसी है वो यहाँ पर फोकस करेगा टेक्निकल मैटर्स में, जैसे पावर टैरिफ हो गया। ओके, मतलब कितना यहाँ पर टैरिफ लगा रहे हो, कितना जो है बिल आप वसूल कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो। तो बाकी जितने भी इश्यूज है कंपटीशन के मामले में, तो वो जो सारे के सारे जो है सीसीआई को करने चाहिए। तो कहने का मतलब सीसीआई बस ये देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के सेगमेंट में ही कितनी नई कंपनीज आ रही हैं, क्या उनको सही जगह मिल रही है कंपटीशन की। तो ये सब चीजें देखना यहाँ पर जो है सीसीआई का काम है। और जो यहाँ पर यूजर चार्जेस की जो मैनिपुलेशन लगी है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो यहाँ पर पावर टैरिफ बढ़ा दी गई, किराया बढ़ा दिया गया, तो ये सब चीजें यहाँ पर डीईआरसी का देखने का काम है। और अगर बात करें ओवर चार्जिंग यूजर्स, तो ये एक तरह का ये एंटी कॉम्पिटिटिव यहाँ पर एक्ट है। तो ये सब जो है सीसीआई के द्वारा देखना होगा। और आगे जो बात की जा रही है, एक नया केस यहाँ पर बात कर रही है सेबी और सीसीआई के बीच में। तो सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ये यहाँ पर एक कंप्लेंट आई, तो उसी के ऊपर यहाँ पर टसल होना शुरू हो गया सेबी और सीसीआई के बीच में, कि कौन जो है इसके ऊपर जो है अपनी जो है डिसीजन देगा, कौन जो इस मामले के ऊपर जो है कार्रवाई करेगा। तो ये जो इशू निकल कर आया था, ये था यहाँ पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में भी यही बात है कि ये जो आपस में साठ गांठ करके ना एक जैसा ही यहाँ पर रेटिंग देती हैं इकोनॉमी के बारे में, जिससे यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स जो है वो देखते हैं कि किसी इकोनॉमी में हमने इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो जैसे मैं मूडीज की बात करूं, तो ये यूएसए की ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। जितना यहाँ पर ये रेटिंग बढ़िया देंगे ना, उतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स को एक अंदाजा लग जाता है कि कौन से मुल्क में हम जो है इन्वेस्टमेंट करें और कौन से में हम जो है इन्वेस्टमेंट कम रखें। तो भारत की भी एक यहाँ पर जो है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसका नाम है क्राइसिल, ओके CRISIL। तो इसका फुल फॉर्म जो है ना आप मुझे खुद बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अभी इन्हीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की आपस में कोई साठ गांठ थी, जिसके तहत सेबी ने सीसीआई को कहा कि आप जो है इस केस को, इस कंप्लेंट को आप एग्जामिन नहीं कर सकते। सेबी कहता है कि मेरा दायित्व बनता है, मैं एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हूँ, जो कि यहाँ पर ऐसे एलिगेशन के ऊपर जो है मैं सुनवाई करूंगी, इन कंप्लेंट्स के इश्यूज के ऊपर जो है मैं यहाँ पर इनका निपटारा करूंगी। तो इसके बाद जो सीसीआई ने जो बात कही, तो उन्होंने यहाँ पर प्रोसीड किया कि मैं ही इस जो है ना ऐसी कंप्लेंट के ऊपर जो है काम करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई, जिसमें उन्होंने कहा, भारतीय एयरटेल केस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी बाकी के रेगुलेटर्स हैं, ओके, तो उनके मुकाबले में जो सीसीआई है ना, उसी की जो बात जो है ना कोर्ट जो है ना उसी का केस एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा जितने भी बाकी के रेगुलेटर्स हैं, ओके, तो उनका केस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि सीसीआई को ही यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पर एक अच्छा जो बॉडी जो है वो मानी जा रही है, ओवरऑल जो कंपटीशन के ऊपर जो है फोकस करके चलती है। इसके अलावा जो आगे बात कर रहे हैं, वो है द चैलेंजेस ऑफ कॉन्करेंसी। ओके, तो यहाँ पर की जो बात की जा रही है वो है ब्रिटेन एनेक्टेड द एंटरप्राइज एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट 2013। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्करेंसी रेगुलेशन की। कॉन्करेंसी का मतलब ये है कि दो बॉडीज जो है ना इकट्ठे मिलकर काम करें। क्योंकि अगर कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आ रहा है, जैसे सेबी और सीसीआई के बीच में निकल कर आया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर दोनों कह रही कि हम दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो अगर दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर ऐसी चैलेंजेस को ही दूर करते हुए एक लॉ इनेक्ट किया था, जिसका नाम था एंटरप्राइज रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट। तो यहाँ पर कॉन्करेंसी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि इकट्ठे होके इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन प्रोसेस का
इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कॉन्करेंट जो है ना कंपटीशन पावर जो है हम यूज करेंगे, सेबी अपनी करे, सीसीआई अपनी करे, और देखो कि दोनों जो है यहाँ पर किस मुद्दे के ऊपर पहुंचते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसी के चलते यहाँ पर रूल्स एस्टेब्लिश किए गए कॉम्पिटिशन एंड मार्केट अथॉरिटी के द्वारा, ओके, टू एंटर इनटू फॉर्मल एमओयूज। तो कहने का मतलब है किस तरीके से काम करना है इस एक्ट के तहत। एमओयू साइन करो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, अपने जो रास्ते हैं ना वो तय कर लो। ऐसा ना हो कि रास्ते ओवरलैप करें, जिस रास्ते के ऊपर अगर सपोज करो एक ही यहाँ पर केस है तो दोनों बॉडीज को आपस में यहाँ पर उसको सॉल्व करना है, तो ये देख लो कि कौन कौन से उस केस के अंतर्गत भी कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जो है ना एक बॉडी देखेगी, दूसरे जो टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर दूसरी बॉडी देखेगी। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्मल एमओयूज कर लो, अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पर जो है मेमोरेंडम साइन कर लो। ओके, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट की जो है ना आपस में बात कर लो कि हम कॉर्पोरेट करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी सेक्टर रेगुलेटर्स हैं तो यहाँ पर उनको अलाउ करना चाहिए कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करें। उनके यहाँ पर जितने भी यहाँ पर स्टाफ है, इसके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं, ओके, तो ये पता चलेगी कौन से स्पेसिफिक केस को यहाँ पर जो उसकी कौन से रेगुलेटर की जो है जुरिस्डिक्शन बनती है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जितने भी तरीके के जो एक्सरसाइजेज हैं तो वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ेंगी। छोटा जो एक काम है ना तो वो यहाँ पर कम लोगों की यहाँ पर सहायता से, कम अथॉरिटी की सहायता से वो काम को जो है हम जो है इकट्ठा खत्म कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि एक ही काम को लगातार दो बॉडीज नहीं कर सकती। ओके, तो कहने का मतलब ना करें तो एक ही काम को उसको दो हिस्सों में बांट लो कि आधा काम जो है ये वाला मैं करूंगा, वो दोनों काम जो है एक दूसरे से अलग होने चाहिए अगर एक केस के ऊपर भी आप फोकस कर रहे हो तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि यूजली जो फैक्टर्स यहाँ पर कंसीडर करने चाहिए कि जिस हिसाब से यहाँ पर केस एलोकेशन के बारे में डिसीजन लेना हो, तो यहाँ पर जो ना सेक्टरल नॉलेज भी होनी चाहिए कि मतलब कि अगर सीसीआई भी इस काम में काम कर रहा है किसी दूसरे के सेक्टर के अंतर्गत, अगर सेबी चाह रहा है कि मैं वहां पर काम करूं, तो सीसीआई को भी ना यहाँ पर जो नॉलेज सेबी के पास हो उसका यहाँ पर सेक्टरल नॉलेज होना चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो यहाँ पर था जो कि जितने भी यहाँ पर इश्यूज हैं उनको सही तरीके से वो टैकल कर पाए। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जितने भी तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं, जो यहाँ पर पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो कॉन्टेक्ट्स इन्वॉल्व है, तो उनको उनकी सही तरीके से वो पड़ताल कर पाए। ओके, तो ये भी यहाँ पर चीज ध्यान रखें कि ये जो कंप्लेंट आई किसी एक सेक्टर से, तो वो आने वाले और जो बाकी सेक्टर्स हैं तो उनको भी जो है ना प्रभावित कर सकती है, उनके ऊपर भी किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है। तो इस तरीके से बिल्कुल जो है ना नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे किसी भी सेक्टर के बारे में। तो आगे जो बात की जा रही है कि जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है, तो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर कौन है, हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो जो है ना उसके पास ये एबिलिटी है, उसके पास एबिलिटी रिटेन रहनी चाहिए कि वो जो यहाँ पर जो है ना अपनी जुरिडिक्शन की पावर जो है उसको उसकी एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई भी केस केस अगर इसके पास जो है अलॉट होता है वाया किसी सेक्टर रेगुलेटर, कहने का मतलब पहले किसी सेक्टर रेगुलेटर के पास वो केस था, बाद में इसके ऊपर भी इसको भी जो है यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर उनको लगता है कि मेरी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए सीसीआई को, तो उनको आगे आना चाहिए। ओके, फर्दर प्रमोशन ऑफ द कंपटीशन, तो यहाँ पर साथ ही साथ बातचीत करके चलना है जो उसी कैटेगरी का जो सेक्टर रेगुलेटर होगा उसके साथ भी। ओके, मतलब उसको ऐसे टसलबाजी में नहीं पड़ना है, उससे भी कंसल्टेशन करके अच्छे तरीके से अगर लगे सीसीआई को भी मुझे भी इसमें काम करना है, तो उसको भी आगे आना चाहिए, अपनी यहाँ पर जो कंपटीशन की जो प्रमोशन है उसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। और आगे जो बात की जा रही है कि जो मेन इशू निकल कर आ रहा है वो यही है कि यहाँ पर ना जितने भी कन्फ्लिक्ट निकल कर आएंगे डिसीजन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर कौन से रेगुलेटर की यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल प्राइमेसी होगी जो किसी केस के ऊपर जो है फोकस करके काम करेगा। तो ये भी एक दुविधा आएगी। एक तो सीसीआई है ही, तो अगर सेक्टरल रेगुलेटर हम बनाने शुरू कर देंगे, जैसे हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात की, इसके बाद अगर हमने सेबी की बात की, ओके, तो इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की हमने बात की थी, जब वहां पर ट्राई की हम बात कर चुके थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में आने वाले समय में और भी रेगुलेटर्स बनाने शुरू हो गए, तो इस चीज में कंफ्यूजन रहेगी, डिसीजन लेने में यहाँ पर जो है ना देरी लगेगी कि कौन किसके पास जो है इंस्टीट्यूशनल प्राइमेसी है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। तो इससे क्या होगा, कंपनीज की कॉस्ट खर्चा बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर रेगुलेटरी बर्डन बन जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल लिटिगेशन जो है ना वो सामने आ सकती है। तो इन सब चीजों को आपको इंश्योर करके चलना है कि सही तरीके से जो है ना पालना हो सके रूल्स की, रेगुलेशंस की। तो अगर सही तरीके से यहाँ पर जो है जुरिडिक्शन नहीं निकल कर आएगी सही रेगुलेटर के द्वारा, मल्टीपल रेगुलेटर अगर यहाँ पर एग्जिस्टेंस करेंगे अपनी, तो उसमें क्या होगा, रिस्क हो जाएगा कैसा, फॉर्म शॉपिंग का। तो ये फॉर्म शॉपिंग क्या होती है, फॉर्म शॉपिंग का मतलब ये है कि जहां पर ना जिसके ऊपर आरोप है, जिस कंपनी के ऊपर आरोप है, तो वो क्या करेंगे, अगर हमारे पास बहुत ढेर सारे यहाँ पर रेगुलेटर्स हो जाएंगे, तो वो कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा रेगुलेटर जिसको कोई घूस दे दे या रिश्वत खिला दे कि वो मेरे हक में ही फैसला करे, जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो ऐसी एक्टिविटीज भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है ना सारी कंपनीज कोशिश करेंगी कि जो भी आउटकम निकल कर आए वो हमारे फेवर में ही हो,
तो इस तरीके के भी यहाँ पर आने वाले समय में फॉरेन शॉपिंग हो सकती है, अगर बहुत सारा रेगुलेटर्स जो है हर एक दायरे में बनाने की आप जो है बात रखनी शुरू कर दोगे। जैसे नितिन गडकरी जी भी बात कर रहे हैं कि सीमेंट और यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्रीज का अदारा है, तो वहां पर भी हमें एक नया रेगुलेटर चाहिए। तो हर जगह नया रेगुलेटर घुसेड़ेंगे तो आने वाले समय में ये वाली फॉरेन शॉपिंग वाली दिक्कत भी आ सकती है। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट की बात कर लें, इसके अलावा ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल की बात करें, तो यहाँ पर जो भी क्लॉज दिए गए हैं सिमिलर सिमिलर क्लॉज हैं। ओके, तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जो मैच करती हैं, जिससे यहाँ पर इनको प्रोविजंस मिलती हैं कि जो यहाँ पर जितनी भी लेजिस्लेशन है ये खुद से इन्फोर्स करें। ओके, तो इनके ऊपर जो है दायित्व बन जाता है एज ए रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो इनकंसिस्टेंसी रहती है, अगर इसको कंपेयर करते हैं जो बाकी किसी और लॉ के साथ, अगर हम इसका कंपैरिजन करें। ओके, तो कहने का मतलब है सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो पाएगी अगर इस तरीके से, अगर दोनों, अगर कंपटीशन एक्ट भी हो दूसरी ओर, जो दूसरा रेगुलेटर का यहाँ पर एक्ट बना हुआ, तो उसके तहत जो क्लॉजेस होंगे तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तो टसल रहेगा कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर जुरिडिक्शन किसने करनी है और कौन पहले करेगा। तो ये बातें सही नहीं रहेंगी आने वाले समय में, अगर ये आपस में ही टसल चलता रहेगा। तो फिर जो बाकी का कंपटीशन, जिस मायने को यहाँ पर खत्म करने के लिए, सही करने के लिए ऐसी बॉडीज बनाई गई, तो वो हो सकता है कि वो इग्नोर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ऐसी चैलेंजेस को अगर हमने एड्रेस करना है, तो इंडिया को अभी जो है ना प्राइमेसी देनी होगी सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि वो कंपटीशन एनफोर्समेंट के ऊपर फोकस करे, एड्रेस करे कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी के जो सेक्टरल रेगुलेटर्स हैं, उनको यहाँ पर फोकस करना होगा रेगुलेशंस के ऊपर, यूनिक टू देयर सेक्टर, जो अपने उनके सेक्टर के हिसाब से निकल कर आती है, उनके ऊपर वो रेगुलेशन करे। ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात करें तो उसके लिए जिम्मेदार जो है वो सीसीआई जो है ना वो होना चाहिए, सीसीआई को ही इसकी जिम्मेदारी देना चाहिए, क्योंकि सीसीआई के पास जो है ना इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से कंपटीशन डिस्प्यूट्स को जो है हल करना है। तो अगर जिसके पास तजुर्बा है तो उसको यहाँ पर पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इसके अलावा बात करें कि ज्यादातर जितने भी सेक्टरल लॉस बनाए गए, सेक्टरल रेगुलेटर्स भारत में काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ढंग का फ्रेमवर्क नहीं है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जो कंपटीशन डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन एक्ट है तो ये भी अलाउ करता है जो प्राइवेट एनफोर्समेंट है, जो इम्पोजिशन ऑफ डैमेजेस है, इन सब चीजों के ऊपर कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर डैमेजेस भी जो है लगाए जाते हैं, क्योंकि चार्जेस फाइन वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो सबकी यहाँ पर जो है पूर्ति की जाती है किसी ना किसी तरीके से। अगर किसी छोटे प्लेयर को नुकसान होता है कंपटीशन में गलत गलत काम करने की वजह से किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर सीसीआई जो है ना यहाँ पर बेटर प्लेस है आने वाले समय में कंपटीशन इश्यूज के रिगार्डिंग। इसके बाद यहाँ पर और जो है हायर स्टैंडर्ड जो है अचीव कर सकता है एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें देन सेक्टर रेगुलेटर्स। तो सेक्टर रेगुलेटर्स के मुकाबले काफी अच्छे खासे ढंग से जो हमारा सीसीआई है वो काम करेगा आने वाले समय में। और सबसे आखिर में जो बात की जा रही है वो है कि इंडिया जो है ना ब्रिटेन की एग्जांपल भी फॉलो कर सकता है, जैसे उन्होंने लॉ बनाया था कॉन्करेंसी के बारे में कि दोनों जो है मिलकर काम कर सकती हैं, अपना अपना काम बांट लो कि इस काम पे जो है मैं काम करूंगी, इस काम के ऊपर सीसीआई काम करेगी। तो यहाँ पर भी जो ना फॉर्मल रेफरल चाहिए जो सेक्टरल रेगुलेटर से उनका कि ता जो है वो आगे आकर जो है यहाँ पर काम करें विदाउट डेलीगेटिंग द कंपटीशन एनफोर्समेंट पावर्स। मतलब कि जो कंपटीशन एनफोर्समेंट पावर जो सीसीआई की है ना वो उसी के पास रहने, तो वो खुद से अपनी पावर्स को लेकर चलेगा। ओके, लेकिन रेगुलेटर्स जो है वो भी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आने वाले समय में। और सीसीआई के पास यहाँ पर डिस्क्रिशनरी रेफरल पावर है कि वो नॉन बाइंडिंग ओपिनियन जो है रेगुलेटर से, जो सेक्टर रेगुलेटर से उनसे ले सकता है, सलाह मशवरा ले सकता है, इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग रहेगा। नॉन बाइंडिंग कहने का मतलब कि वो सलाह तो लेगा लेकिन वो सलाह को लागू करना है या नहीं करना है वो सीसीआई के ऊपर है। ऐसा कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं होगा कि जो यहाँ पर सलाह सेक्टरल रेगुलेटर से ली गई तो उसको यहाँ पर अभी कंपलसरी हो जाएगा कि उसको सीसीआई को आगे जो है उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो नॉन बाइंडिंग ओपिनियन जो है ले सकता है। तो इस तरीके का फॉलो अप जो है हम करके ले चल सकते हैं आगे। तो इसके अलावा पोटेंशियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो है ना, अगर अच्छी तरीके से दो रेगुलेटर्स भी कोऑपरेशन करके चलेंगे तो एनकरेज कर सकते हैं हम यहाँ पर जो स्टाफ का एक्सचेंज है बिटवीन द रेगुलेटर्स। ओके, जो है अपने 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 स्टाफ्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पर इसके अलावा जो भी हमने प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करना है, पार्टिसिपेट करना है, उसमें भी हम जो है आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, जॉइंट मार्केट स्टडीज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों में फायदा होगा दोनों का ही। अगर सीसीआई की बात करें, अगर कोई दूसरा रेगुलेटर है, कोई सेक्टर रेगुलेटर, तो उसका भी। तो यहाँ पर इस लीगल सर्टेनिटी को अगर हम अचीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक बिजनेस फ्रेंडली जो है हमें एनवायरनमेंट भारत में बनाना होगा आने वाले समय में। तो जो गोपाल कृष्ण जी हैं तो यहाँ पर वो पार्टनर है, और यहाँ पर जो गौरी जी है वो एसोसिएट है AZB एंड पार्टनर्स में। तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है सीसीआई के बारे में। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज की। तो यहाँ पर जो लैंडर्स हैं, जो हमारे टॉप 10 जो बड़े बड़े बैंक है भारत के, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इसके चलते जो टॉप 10 बैंक है तो यहाँ पर
उन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का जो फंड है ना उसको होल्ड करके रखा हुआ है। ये इन्होंने यूज करना था कोविड रिलेटेड कंटीजेंसी प्रोविजंस के तहत, मतलब कि कोविड के पैमाने पर जो भी कंपनी इम्पैक्ट हुई है, ओके, जहां पर जिसके एसेट्स जो है वो खराब हुए, तो यहाँ पर ऐसी लोगों को ऐसे एसेट्स को जो था यहाँ पर ये पैसा दिया जाना था। तो आरबीआई ने ये कहा है कि 31 मार्च से पहले पहले इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लो। कहने का मतलब है कि आरबीआई ये कहना चाह रहा है कि 31 मार्च से पहले पहले इसलिए करो कि फिस्कल ईयर हमारा 31 मार्च तक जो खत्म हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल से हमारा नया फिस्कल ईयर जो है वो स्टार्ट होगा 2021-22 वाला। तो आरबीआई ये चाहता है कि इस 50,000 करोड़ को पहले से ही यहाँ पर जो एब्जॉर्ब कर लो किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जो लैंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, बैंक जो है वो ये बात कर रहे हैं कि इस प्रोविजन को आप एक्सटेंशन दे दो फिस्कल ईयर 2022 तक। ओके, तो यहाँ पर जब तक फिस्कल ईयर 2022 खत्म नहीं हो तब तक इसको चलते रहने दो। बैंकों का कहना है कि अगर इसको रोक देते हो तो इससे हमारी अर्निंग्स को प्रॉब्लम आएगी, अर्निंग्स बहुत कम हो जाएगी। ओके, अर्निंग्स एरोज होंगी। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है तो वो यहाँ पर कोर्ट किया जा रहा है लेंडर्स के द्वारा, कि आरबीआई को कहा गया है कि अभी क्लैरिटी नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कैसे किस तरीके से जो यहाँ पर एसेट क्लासिफिकेशन होगा ऑफ कोविड अफेक्टेड कंपनीज। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो है ना बात की जा रही है ओवरऑल। तो अभी एक्सटेंशन मांगी जा रही है आरबीआई से बैंकों के द्वारा कि जो 50,000 करोड़ से ज्यादा जो अभी राशि रखी गई है जो क्लासिफिकेशन और सॉरी एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोविड अफेक्टेड कंपनीज के लिए, तो अभी उसमें एक्सटेंशन दीजिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो सेकंड न्यूज है फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एलआरएस लिमिट की। तो एलआरएस लिमिट जो है ना वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल के तौर पर आ सकता है जो एसपीएसीज है उनके सामने। तो एसपीएसीज क्या होती हैं, पहले उनको समझ लो। तो एसपीएसीज का मतलब होता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। तो ये अभी ना एक नया फंडा चल रहा है, जैसे भारत के जो जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब कि कोई ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, तो या फिर कोई भी स्टार्टअप आप जो है जिनकी एग्जांपल ले सकते हो, जो भी भारत में नए तौर पे शुरू हुए हैं, जिनकी वैल्यूएशन काफी अच्छी बढ़ चुकी है और आगे आने वाले समय में अपने आप को वो और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्हीकल होता है जिसका नाम दिया गया स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के तहत पर। कहने का मतलब यहाँ पर ना जो ओल्ड रूट होता है आईपीओ का, कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आप उस वहां पर जाओ स्टॉक मार्केट में, और वहां पर आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ओके, तो आईपीओ के तहत लोगों से आप पैसा रेज करते हो, इन्वेस्टर से पैसा रेज करते हो कोई भी कंपनी, तो एक तो आईपीओ रूट हो गया। तो अब ये इसके अलावा नया रूट है जिसमें यहाँ पर एक शेल कंपनी बनाई जाएगी। शेल कंपनी कहने का मतलब जिसका यहाँ पर कागजों में ही रिकॉर्ड रहेगा, फिजिकली ना उसका कोई ऑफिस होगा ना उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा। ओके, तो कागजों में ही उसका ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन होगी इस व्हीकल की। तो उसका पर्पस होगा किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, ऐसा जो है ना स्पेशल पर्पस जो है एक्विजिशन कंपनीज को बनाया जाएगा किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते जो है इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा और इसी पैसे से जो है ना जिस दूसरी किसी भी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर करना तो ये कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो यहाँ पर काम किया जाना है ना, तो यहाँ पर इससे एक लिमिट जो आरबीआई ने लगाई हुई है ऑलरेडी, जिसका नाम है एलआरएस लिमिट, जिसका मतलब है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये जो स्कीम है ना जिसके तहत ये ऑब्स्टेकल एक आ जाता है इन एसपीएसीज के सामने, वो क्या है कि आप एक साल में जो है ना 2.5 लाख यूएस डॉलर से ज्यादा जो है, इससे ज्यादा का आप रेमिटेंस जो है वो आप नहीं दे सकते किसी भी देश में। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2.5 लाख की लिमिट है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो ये तो मिलियंस में आता है। अगर कोई भी फंड आता है, अगर आईपीओ के रूट पे भी आता है, तो मिलियंस ऑफ फंड आते हैं इन्वेस्टर्स के। तो फिर कैसे मुमकिन होगा अगर ऐसे एलआरएस लिमिट लग जाएगी? तो अगर किसी ने हजारों करोड़ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट करने हैं किसी कंपनी में, हमारे यहाँ पर किसी एसपीएसीज में, तो जिसके थ्रू हमारी कंपनी पैसा जुटाकर कोई नई कंपनी को एक्वायर करेगी, तो इस तरीके से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो नेस्डैक है तो वो बात कर रहे हैं कि जो यूनिकॉर्न्स में प्रमोटर्स जो यहाँ पर जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आरबीआई का यही रूल आगे भी फॉलो अप होता रहा। तो जो अगर नास्डैक की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसका भी ध्यान रखिएगा। दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसका क्या नाम है, उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन चल रहा है। और भी यहाँ पर बात की जा रही है, जो डील मेकर्स है वो सजेस्ट करने के कोई इनोवेटिव रास्ते निकाल लो, जिससे यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स में थोड़ा बहुत चेंज करके इन हर्डल्स को दूर कर लो। ओके, और कुछ यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है उनको यूज कर लो। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान में क्या होगा कि अपने एम्प्लॉयज को अपने स्टेक्स में थोड़ी थोड़ी ऑनरशिप देनी शुरू कर दो, अपने शेयर्स जो है थोड़े थोड़े अपने एम्प्लॉयज को देना शुरू कर दो। तो इस तरीके से भी आप जो है थोड़ा थोड़ा पैसा सबको बांट दोगे, तो उनको बोलो कि आप इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से भी आप जो है काम कर सकते हो। या फिर वाया गिफ्ट जो है
किसी से गिफ्ट ले लिए कुछ पैसे, तो ये भी ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन जो लॉर्ड्स है, तो जो यहाँ पर वकील है, वो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात करने से मना कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो है रेगुलेटरी रिस्क को और बढ़ा सकती है, तो ये सही नहीं रहेगा। तो अभी काम करना होगा, सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि LRS जो लिमिट है ना, उसको RBI को और बढ़ाना होगा, ता जो कि अच्छे खासे तरीके से पैसा हमारी जो कंपनीज के जो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज बनाई जाएगी वहां पर आ सके, इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सके अच्छे तरीके से। और आगे जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर मनरेगा से। तो अभी काम की डिमांड बढ़ रही है, जो गांव के एरियाज है, रूरल एरियाज में जितने भी लोग एज ए लेबर काम करते हैं ना, तो उसकी काम डिमांड जो है ना वो बढ़ती जा रही है। तो फरवरी में यहाँ पर अच्छा खासा राइज देखने को मिला है, जो गवर्नमेंट की जो डाटा है उसके रिगार्डिंग। तो वो बात की जा रही है कि जहां पर जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई जा रही है, तो उसके तहत फरवरी में यहाँ पर 38.3 मिलियन जो थे इन लोगों को, एनी इंडिविजुअल्स को काम दिया गया मनरेगा स्कीम के तहत। ओके, जनवरी में ये 34.2 मिलियन थे और दिसंबर में 34.8 मिलियन लोगों को काम दिया गया। तो फरवरी में काफी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई, डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी। ओके, तो इस तरीके से ज्यादा जो है ना, अभी जो पैंडेमिक का जब लॉकडाउन का समय गुजरा है मई जून जुलाई के बाद, तो अभी जो है हाईएस्ट, अभी तब से लेके अब तक हाईएस्ट जो है डिमांड देखी गई है काम की। तो अभी ये भी बात चल रही है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी जो लेबर मार्केट्स है अभी अनस्टेबल है, अच्छे तरीके से अभी भी जिस तरीके से काम मुहैया होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है उसके रेट अभी भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, महीने दर महीने जो है अच्छे तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये फरवरी का डाटा है अभी तक का, जिस यहाँ पर 38.3 का यहाँ पर जो है इतने मिलियन वर्कर्स को जो है अभी तक का जो है काम की जो डिमांड उठी है। ओके, तो यहाँ पर ये मई का महीना था। ओके, ये तो पिछले साल का जब यहाँ पर लास्ट टाइम इतनी डिमांड थी। ओके, तो अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो है कमी आने को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कोविड-19 के जो केसेस हैं, तो उससे यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है उसमें डिले हो रहा है। इसके अलावा जो वैक्सीन में यहाँ पर जो लैग देखने को मिल रहा है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन को अभी वैक्सीन नहीं कर रहे हैं हम। अभी तो फिलहाल सिर्फ जो बुजुर्ग है उनके ऊपर फोकस करें, जहाँ पे जिनकी उम्र 45 ईयर से ज्यादा और जिनके साथ में कोई दूसरी बीमारी भी, तो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ये स्टेबलाइज हो इस साल के अंत तक। ओके, तो तभी जो है अच्छे तरीके से काम जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे न्यूज वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर जो हीरो ग्रुप है वो अभी यहाँ पर नजर टिकाकर बैठा है कि अभी जो है 100 मिलियन का जो है ये माइलस्टोन जो है एक डिकेड में ये पूरा करेंगे। तो यहाँ पर बात करें कि 50 अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है ये आने वाले 5 सालों में लॉन्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे बड़े पैमाने पर, जो ईवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके यहाँ पर मामले में। और इसके अलावा आगे बात करें कि बहुत छोटे समय में यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज जो है इन्होंने यहाँ पर डेवलप की है एट द सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जयपुर, इंडिया। और दूसरा यहाँ पर बात करें हीरो टेक सेंटर, जर्मनी, मुनिच में। ओके, इसके अलावा बात करें कि 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स जो है, ऑटोमोटिव एक्सपर्ट जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जो है ये इनके अंतर्गत काम करते हैं, डिजाइनिंग का एंगेज करते हैं, इकट्ठे यहाँ पर मोबिलिटी सॉल्यूशंस निकालते हैं। 2011 से यहाँ पर जो है इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में। एक है धौलाहीरा, दूसरा है गुड़गांव, तीसरा है हरिद्वार। और यहाँ पर ये भी बात करें कि इनके पास 8 जो है ना, इसके अलावा जो इस 8 में से जो 2 ग्लोबल लोकेशंस इनकी जो है वो यहाँ पर कोलंबिया में है और दूसरा यहाँ पर बांग्लादेश में। टोटल इनकी 8 जो है ना ग्लोबल लोकेशंस है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अपनी जो ग्रुप की जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं हीरो मोटरसाइकिल्स की बात करूं तो ज्यादातर इनका पैमाना इसी में है। शुरू ये हुए थे हीरो साइकिल से। ओके, तो लुधियाना में इनकी फैक्ट्री थी, वहां से शुरू हुए थे 1960s के दौर में। बाद में इन्होंने यहाँ पर मोटरसाइकिल्स में इन्वेस्ट किया, अपने प्लांट्स को बेंगलुरु साइड में शिफ्ट किया। ओके, अलग अलग और शहरों में प्लांट्स लगाए। तो इस तरीके से अभी पूरे ग्लोबल लेवल पर ये अपना एक्सपोर्ट जो है ना पहुंचाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2011 में सिर्फ 4 मुल्कों में ही, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबिया जो है ना, यहीं पर जो है हम जो है एक्सपोर्ट करते थे। अभी जो है ग्लोबल फुटप्रिंट जो इनका है वो 40 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में। और आगे जो न्यूज है वो है वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो इन दोनों ने मिलकर अपना एक नया ग्रुप बनाया था टेलीकॉम सेक्टर में, जिसका नाम था वी। तो अभी ये ना ढूंढ रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर्स जो है ना इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। तो पहले अभी पिछले काफी दिनों से ये लगे हुए थे। यहाँ पर एक ओक हिल के यहाँ पर एक कंसोर्टियम था जिसमें बहुत सारी कंपनीज थी, जो कि यहाँ पर इनके साथ इनकी बातचीत चल रही थी कि अभी जो है डील साइन हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये पैसा नहीं आ पाया। तो अभी इनके साथ इनकी डील होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कुछ पक्का नहीं है। लेकिन अभी ये अपनी नई अप्रोच लगा रहे हैं केकेआर के ऊपर। इसके अलावा जो कैरलाइल, ओके, तो ये जो इन्वेस्टर्स का जो ग्रुप है इसके ऊपर ये अपना अप्रोच लगा रहे हैं कि यहाँ से हमें फंडिंग आ जाए। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, तो पीई का मतलब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, जैसे केकेआर है, ओके, कार्लाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर इनसे ये 2 से $2.5 बिलियन जो है ना ये सिक्योर करेंगे कि इतना
अमाउंट जो है वो इनकी कंपनी जो है इसमें इन्वेस्ट कर दे वाया कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि अगर सपोज करो वाया बॉन्ड, अगर बॉन्ड साइन करते हैं तो इसी को बॉन्ड को बाद में वो स्टॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी स्टॉक को अगर चाहे तो कल को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जिस भी तरीके से कन्वर्जन करके वो पैसा वापस लेना चाहे तो उनकी मर्जी है। तो यहाँ पर अभी इसके रिगार्डिंग जो है बात चल रही है, पैसा जुटाने के ऊपर जो है कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एनुअल स्पेक्ट्रम पेमेंट जो है अभी फिजिकल ईयर 2023 की यहाँ पर शुरुआत हुई है, जिसकी यहाँ पर 15,000 करोड़ जो है स्टार्टिंग फीस है। तो अभी इन्होंने ऑक्शन अभी लड़ा है, ओके, हाल ही में ऑक्शन हुआ है 4G स्पेक्ट्रम का एपी एक दो हफ्ते पहले, जिसमें तीसरे नंबर पर ये रही थी वोडाफोन आइडिया, पहले नंबर पर जियो थी, दूसरे नंबर पर एयरटेल थी, तीसरे नंबर पर ये वोडा आइडिया थी। मतलब कि इनका भी जो स्पेक्ट्रम की जो डेट थी वो इसी साल एक्सपायर हो रही थी जुलाई महीने में। तो इसी के चलते भारत सरकार ने भी स्पेक्ट्रम की नीलामी की, दोबारा दोबारा से ऑक्शन किया, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू भारत सरकार को पहुंचा है। और जो नेट डेट है वी का, वोडाफोन आइडिया का, वो भी 1.17 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है, ओके। तो इसमें जो 94,200 करोड़ जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम लायबिलिटी के तहत जो इनको यहाँ पर आवंटन हुआ, तो ये भी राशि इसी में शामिल है। तो अभी थोड़ी कमजोर यहाँ पर पोजीशन चल रही है इनकी। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रो कर पाए अपने आप को। और आगे जो न्यूज है यहाँ पर बात करें जो ई स्पोर्ट्स है, तो ई स्पोर्ट्स में जो गेमिंग आ जाती है, तो यहाँ पर देखो जो गेम्स चलती हैं, तो अभी इनका भी एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। जैसे पबजी था, वो पबजी के जैसे और भी बहुत सारी गेम्स आ चुकी है, तो इनकी तो अलग से टूर्नामेंट होते हैं अभी। तो अभी इनको नाम दिया जा रहा है ई स्पोर्ट्स का। तो जो व्यूअरशिप है ई स्पोर्ट्स की, भारत में डबल हो चुकी है, 17 मिलियन लोगों तक जो है इसकी अप्रोच हो चुकी है 2012 में। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है इस गेमिंग कंटेंट को भी यहाँ पर ये पॉपुलर कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। तो पैंडेमिक के दौरान अच्छा खासा यहाँ पर जो है इनको बूस्ट मिला था। तो यहाँ पर जो क्रिएटर्स हैं, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म, जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग वाले फॉर्मेट जो है वो चला रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को इंटरेक्ट किया जाए। ओके, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक में ड्राइव करना है, ऐसे एंगेजमेंट करें, तो इस तरीके की जो यहाँ पर गतिविधियां ना वो कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इंटरेक्ट हो इनकी जो ई स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव्स हैं वहां पर। तो इसी के चलते यहाँ पर चैट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, गेम प्ले, रियलिटी शोज वगैरह, कॉमेडी अराउंड द गेमिंग जो है वो की जा रही है। ब्रांड्स टाइप जो है वो किए जा रहे हैं गेमर्स के साथ, कि आने वाले समय में अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पर ब्रांड्स बनाए जाए गेमिंग के मामले में, उनका कंपटीशन हो। ओके, तो कंपटीशन के रिगार्डिंग भी जो है ना यहाँ पर अलग अलग इनाम रखा जाता है इन कंपटीशन में। अच्छा खासा पैसा जो है अभी बनता नजर आ रहा है ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर मंडे को भारत सरकार ने एक बिल जो है वो उसको अमेंडमेंट करने के लिए यहाँ पर लोकसभा में पेश किया है। तो यहाँ पर दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में उनको ज्यादा पावर्स देने के चलते यहाँ पर जो है नया बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। तो इस यहाँ पर इंट्रोडक्शन की विरोधता हो रही है आप गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर बात की जा रही है, जो बिल है, बिल का क्या नाम है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। तो यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा जो एलजी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनका क्या रोल होगा, और उनको ज्यादा पावर जो है अभी दी जाएगी अभी नए अमेंडमेंट के तहत। ओके, तो ये अभी क्या किया जाएगा, पहली बात जो टाइमलाइन होगी कि जो यहाँ पर दिल्ली की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे आपकी गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल अगर एलजी को भेजना है तो उसका एक टाइमलाइन होगा कि इसी टाइमलाइन के अंतर्गत भेजनी है, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर पावर्स बढ़ाई जाएंगी। दूसरी यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है, तो ये इस बिल को यहाँ पर, इस बिल में जो सेक्शन 21 है ना उस एक्ट का, उसको यहाँ पर अमेंड किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस कुछ ना कुछ दायरों में दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर जो है, दिल्ली सरकार, दिल्ली असेंबली के ऊपर कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि वो जो है लॉ पास नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर कोई भी उन पर्टिकुलर एरियाज में कोई भी लॉ अगर पास करना है तो यहाँ पर जो ना जो एलजी होगा तो वही एज ए गवर्नमेंट काम करेगा उन एरियाज में। ओके, तो यहाँ पर जो एनसीटी की, जो दिल्ली की, जो यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसी के चलते एक सब सेक्शन जो है ना इस एक्ट में जो है ऐड किया जाएगा, यहाँ पर सेक्शन 21 के अंतर्गत। ओके, तो हो सकता है उसको सेक्शन 21A कहा जाए। तो ज्यादातर अमेंडमेंट में ना ऐसे ही होता है, अगर जिस सेक्शन में अमेंडमेंट की जाए तो वहां पर A B C D करके नया जो है एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पावर्स को बढ़ा रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनकी। और आगे जो न्यूज है वो भी सेम पेज में से। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन है हमारी, तो उन्होंने यहाँ पर चाइना बॉर्डर के पास में अभी एक्सप्लोर करना, मिनरल्स को एक्सप्लोर करना वो शुरू कर दिया है। तो ये बात कही है एटॉमिक मिनरल्स जो डायरेक्टोरेट है उनके द्वारा, कि अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पर आलो वाला रीजन है, तो वहां पर हम एडवांटेज ले रहे हैं कि जो नई सड़कें वहां पर बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, तो वहां पर अच्छा खासा जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के चांसेस है। तो अभी वहां पर उसी मिनरल्स को निकालना जो है शुरू कर दिया धरती में से। तो जहां पर ये शुरू किया उसका नाम यहाँ पर है मेचुका वैली। इसका नाम याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है मेचुका वैली। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, यहाँ पर भी जो है
एक्सप्लोरेशन का काम आने वाले समय में किया जाएगा। तो सेंटर यहाँ पर चाह रही थी कि कुछ ना कुछ अरुणाचल प्रदेश में एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज की जाए। तो यहाँ पर जो है फेवरेबल होस्टिंग मिनरलाइजेशन मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो ड्रिलिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया। अभी 2 से 3 साल का समय लगेगा कि पता चलेगा कि आने वाले समय में कि क्या वो वाला रीजन जो है इकोनॉमिकल वाइबल है, मतलब अच्छे तरीके से सस्टेन तरीके से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है खड़ा कि अभी चाइना के बॉर्डर के आसपास जो है हम काम कर सकते हैं। जो शॉर्ट एक्सप्लोरेशन है वो कर सकते हैं, माइनिंग साइकिल जो है वो करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी फायदा जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो पहले 10 सालों का समय था, अभी 3 साल के समय तक जो है यहाँ पर जो इसको लिमिट किया जा रहा है कि अभी इतने जल्दी जो है हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को अभी कम जो है खत्म कर सकते हैं। और आगे जो न्यूज है तो वहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का लोकसभा में कह रही थी कि जो हाइक हो रहा है फ्यूल प्राइसेस के यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम किया जाए। तो उसी के यहाँ पर उत्तर में बात आई है कि जो यहाँ पर फ्यूल्स है उनको जीएसटी के अंतर्गत जो है वो लाया जाए। ओके, तो इसके चलते जो स्टेट्स है ना वो प्रपोजल दे सकते हैं जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो। तो उसके ऊपर जो है जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे तो वो उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि अगर अगर जीएसटी के अंतर्गत फ्यूल्स को लाया जाता है। तो देखो अभी क्या होता है कि जो पेट्रोल डीजल के इतना ज्यादा प्राइस हाइक हो जाता है तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन हो जाती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और दूसरी जो राज्य सरकारें लगाती हैं। इसीलिए आप देखोगे किसी राज्य में प्राइस जो है ना पेट्रोल का कोई और होगा और किसी दूसरे राज्य में जा तो उससे ज्यादा होगा या फिर उसके कम होगा। तो इसका रीजन यही है कि प्राइस प्राइस की यहाँ पर यूनिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगा दिया, उसी टैक्स के अकॉर्डिंग सभी राज्यों में जो है पेट्रोल डीजल जाएगा। अभी फिर वो राज्य खुद से टैक्स लगाएंगे। ओके, फिर अभी कोई राज्य ज्यादा लगाएगा, कोई राज्य कम लगाएगा। इसके चलते डबल टैक्सेशन हो जाती है। अगर इसको जीएसटी में शामिल किया जाता है तो फिर एक ही टैक्स होगा। जैसे जीएसटी ओवरऑल देखते हो, जीएसटी की 5 स्लैब्स है हमारे पास। ओके, तो उन्हीं में से किसी एक स्लैब के अंतर्गत जो है जो फ्यूल्स है उनको रखा जाएगा, फिर एक ही बार में टैक्स होगा और उसी में से जो आधा आधा हिस्सा जो है राज्यों के पास चला जाएगा, आधा हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और आगे न्यूज में बात कर रहे हैं कि भारत ने कल जो है ना अपना सीक्रेटिव जो एन मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है उसको कमीशन कर दिया है यहाँ पर। ओके, जो हमारा नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें। तो इसका यहाँ पर जो काम चल रहा था तो सन 2014 से, तो अभी जो है अभी काम कंप्लीट हो गया तो उसको जो है शामिल किया गया है। ओके, तो इससे जो दूरी के जो डिस्टेंस है तो यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग प्रोग्राम है उसमें एनहांसमेंट देखने को मिली। ओके, तो इसके यहाँ पर जो नाम है वो है VC11184। तो ये नाम याद रखिएगा, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन निकल सकता है। तो यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड ओशन सर्वेलेंस शिप है। ओके, तो यहाँ पर ओशियन में ये सर्वेलेंस करेगा और अब जो है ना हर एक तरीके की जो एक्टिविटीज है उनको ट्रैक करेगा। ओके, अगर हम खास तौर पर अगर न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज की बात करें तो उसको ये ट्रैक करके जो है चलता जाएगा। तो ये इसके पास यहाँ पर जो है आगे जो बात की जा रही है, द शिप ओनली 4 अदर नेशंस ऑपरेट सिमिलर वेसल्स। मतलब पहले भारत से पहले 4 नेशंस हैं जिनके पास ऐसे वेसल्स हैं। तो अभी जो है ना इसको ऑपरेट किया जाएगा बाय जॉइंट क्रू ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन नेवी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि किन किन के द्वारा इसको जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये वाला वेसल। ओके, तो ये यहाँ पर जो वेसल ट्रैकिंग के तौर पर जो है यहाँ पर ओशन में जिसको तैनात किया जाएगा। और आगे जो बात की जा रही है वो कि इंडिया के जो आम एक्सपोर्ट है तो यहाँ पर उसमें अभी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है, इंपोर्ट में अभी कमी आई है। जो हम हथियार वगैरह खरीदते हैं जहाँ बेचते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर रशिया को यहाँ पर बात की जाएगी, बिगेस्ट लूजर वो है रशिया। एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर हम बात करें तो 2011 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर जो डाटा लिया गया है, जहां पर 228% जो है इंक्रीज हुआ है इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट में, कि हमने हथियार बनाकर बाहर एक्सपोर्ट किए हैं किसी दूसरी कंट्री को। तो इंडिया का जो रैंक है, जितने भी टोटल ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से 24th रैंक है। और 52% जो है जितना यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हुआ वो म्यांमार को हुआ है। ओके, तो उसके बाद 24% श्रीलंका को किया और 13% हमने मॉरिशस को किया है। और इसके अलावा अगर यूएस की बात करें तो वो टॉप प्लेयर रहा है। ओके, टॉप पर यही है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पूरे वर्ल्ड का यही है आर्म के मामले में। दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर फ्रांस है। अगर चाइना की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया का। और इसका इसका भी यहाँ पर 7.8% डिक्रीज देखने को मिली है। और इसका जो यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो रिसिप्ट है जहां से इंपोर्ट होता है, मतलब कि पाकिस्तान जो है ना ज्यादातर हथियार इंपोर्ट करता है, तो ये 38% इंपोर्ट करता है चाइना से। और चाइना का यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट भी है वो भी पाकिस्तान को ही है। और आगे यहाँ पर बात करें इंपोर्ट्स की तो ये भी 2011 से 2020 तक का डाटा है। तो यहाँ पर जो इंडिया जो है ना अभी सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का सऊदी अरेबिया के बाद। सऊदी अरेबिया बहुत बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है, ज्यादातर ये अमेरिका से खरीदता है। लेकिन इंडिया सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अमेरिका का इंडिया जो है ज्यादातर जितना भी इंपोर्ट करता है वो रशिया से करता है। तो उसमें भी अभी जो है ना 33% जो है अभी डिप देखने को मिल रहा है ओवरऑल जो हमारे आर्म इंपोर्ट्स उसमें थे, वो उसमें से भी
किसी ज़माने पर हम यहाँ पर 70% इम्पोर्ट रशिया से करते थे, उसमें भी अभी कटौती देखने को मिली है, 49% तक अब जो है अभी आ चुके हैं। सिर्फ 49% जो है टोटल जितना भी हम इम्पोर्ट करते हैं आर्म्स का, उसमें से 49% अभी रशिया से हो रहा है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट रशिया से ही है हमारा। और इसके अलावा इंडिया जो है यूएस से भी इम्पोर्ट करता है। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जितना हम यूएस से इम्पोर्ट करते हैं अभी ये 46% लोअर है, ओके, देन इन द प्रीवियस 5 ईयर पीरियड, मतलब कम हो गया ये भी 46% के हिसाब से। और अगर बात करें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड मिसाइल्स की, मेड अप मोर देन 50% ऑफ इंडियन आर्म्स इंपोर्ट्स इन 2016 टू 20। ओके, और इसके अलावा जो सिपरी है, तो सिपरी के द्वारा ही ये डाटा दिया गया है। ओके, तो ये रिपोर्ट उसी के द्वारा आई है। तो यहाँ पर बात करेंगे विद आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, शिप्स एंड सबमरीन्स, इंडियाज इंपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर द कमिंग 5 ईयर्स। मतलब कि आने वाले समय में हमारा इंपोर्ट बढ़ सकता है आने वाले 5 सालों में। हालांकि अभी अलग अलग सेक्टर्स में अगर बात करें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, ओके, एयर डिफेंस सिस्टम की, तो यहाँ पर इंपोर्ट अभी भी हम करते हैं। हाल ही में राफेल विमान जो है हमने काफी पैसा खर्च करके खरीदे हैं, तो और भी विमान की जरूरत है भारत में। खासतौर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस क्षेत्र में शिप्स की भी जरूरत है, सबमरीन्स की भी जरूरत है। ओके, तो ये ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो। तो सिपरी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिपरी का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये स्टॉकहोम में पड़ता है। स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ता है, कौन सा शहर, कहाँ का शहर है ये स्वीडन का शहर है। और सिपरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ओस्लो में है। ओस्लो नॉर्वे का शहर है। और इसको कब फाउंड किया गया था, सिपरी को कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1966 में। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि महाराष्ट्र ने अभी काफी ज्यादा कोरोना केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा अभी रूल्स टाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक्शन होगा अगर यहाँ पर वार्निंग के ऊपर जो है गौर नहीं किया गया लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर अगर जितने भी तरह के मूवी हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो वहां पर 50% से ज्यादा की कैपेसिटी जो है नहीं अनिवार्य होगी। मतलब कि जितनी टोटल कैपेसिटी होगी वहां उसका सिर्फ 50% लोगों की ही एंट्री दी जाएगी सिनेमा हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में। और इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर फाइन होगा अच्छा खासा। और साथ ही साथ हर एक के पास एक ऐसा डिवाइस होना जिससे अपना टेम्परेचर वो मेजर करते रहे। और इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स की अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और किसी भी फंक्शन में, मैरिज खासतौर पे जो मैरिज फंक्शन है, तो वहां पर 50 से ज्यादा जो है गैदरिंग नहीं कर सकते। और फनरल में जो है 20 से ज्यादा की गैदरिंग जो है महाराष्ट्र में अभी नहीं हो सकती है। तो महाराष्ट्र वाले बच्चे ध्यान से सुन लें, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें अपना। और आगे न्यूज ईटी मार्केट्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि टाटा ट्रस्ट की अभी दूसरी बार जो है ना अभी जीत हुई है। तो अभी जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ पर जो है टाटा ट्रस्ट के फेवर में जो है यहाँ पर बात कही है। तो यहाँ पर आईटीएटी ने कहा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जिसका क्लेम था कि टाटा ट्रस्ट वालों ने यहाँ पर कुछ लॉज को वायलेट किया है जब वो यहाँ पर टाटा सन्स के शेयर होल्ड कर रहे थे। ओके, तो कुछ रूल्स को, कुछ लॉज को वायलेट किया है। तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभी दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जब जो है यहाँ पर जो है रूलिंग जो है फेवर में आई है टाटा ट्रस्ट के। पहले भी यहाँ पर जो है रूलिंग आ चुकी है, तो 2015-16 का जो केस था वहां पर भी। तो इस तरीके से दूसरी बार जो है यहाँ पर जीतता हुआ नजर आया टाटा ट्रस्ट। और आगे न्यूज है, तो यहाँ पर बात करें कि जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है अभी तीसरे मंथ लगातार। ओके, तो जो गोल्ड इंपोर्ट है यहाँ पर इसमें सर्च देखने को मिला है। तो एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो ये देखो जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का किसी समय नेगेटिव में था, अभी ये धीरे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा जाके अभी जो है अभी अभी भी यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट पॉजिटिव में है, बढ़ता जा रहा है। ओके, अगर पिछले महीने की कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो इसके चलते हम बात करें कि एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी देखने को मिला है फरवरी में। तो यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वो बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट। ओके, इसके अलावा इंजीनियरिंग पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है, इसके अलावा जेम्स की जो आइटम्स हैं, हीरे मोती वगैरह, ज्वेलरी जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक्सपोर्ट है, इसमें डिप देखने को मिला है। इसमें इन कैटेगरीज में अभी रुकावट आई है। लेकिन इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 124% जो है यहाँ पर इम्पोर्ट जो है बढ़ा है, तो फरवरी महीने में। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा माहौल है इकोनॉमी का कुछ गिने चुने सेक्टर्स में। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें कि एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नाम है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसको क्यों अमेंड किया जाएगा? इसको यहाँ पर अमेंड करने का कारण ये है कि अभी जो है ना, जो एफडीआई का कैप है उसको बढ़ाना है। अभी एफडीआई जो है अभी इंश्योरेंस के मामले में वो 49% तक की यहाँ पर अभी अलाउ करती है भारत सरकार। अभी इसको बढ़ाकर 74% तक की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में। तो राज्यसभा में ये बिल जो है अभी पेश किया गया। इसके तहत इंश्योरेंस एक्ट 1938 को जो है ना इसको अमेंड करने वाले हैं, और इसका कैप बढ़ाएंगे 74% तक करेंगे। ओके, 49% से लेकर। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है अप्रूवल मिल चुकी है इस बिल को, अभी राज्यसभा में पेश किया गया। अभी राज्यसभा में जब पास होगा फिर ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में जब पास होगा फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे तब जाकर ये अमेंडमेंट जो है इसको यहाँ पर एक्ट में मंजूरी मिलेगी।
यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड्स भी ध्यान में रखने की बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ जितने भी बोर्ड डायरेक्टर्स होंगे, की मैनेजमेंट पर्सन होंगे, तो यहाँ पर वो इंडियंस ही होंगे, रेजिडेंट इंडियंस ही होंगे। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब जितनी भी चाहे अगर यहाँ पर कैप बढ़ाएं, अगर 74% तक भी कैप करते हैं एफडीआई की, और इसके अलावा स्पेसिफाइड परसेंटेज प्रॉफिट्स का वो भी यहाँ पर रिटेन रखा जाएगा एज ए जनरल रिजर्व। और आगे जो न्यूज़ है डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से, तो यहाँ पर अभी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी इंडस्ट्री के मामले में जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्वेशन का कोटा लाया है, इसका एक ऑर्डिनेंस लाया जहाँ पर कहा गया है कि 75% तक की जो प्राइवेट जॉब्स है वो यहाँ पर रिजर्व रहेंगी लोकल्स के लिए, हरियाणा वासियों के लिए जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से कम है। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि इस सब चीजों से जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, तो इसमें यहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी, हिंडर होगा ये सब कुछ। इसके अलावा जो नास्कॉम है, ओके, तो नास्कॉम की फुल फॉर्म बताए कमेंट बॉक्स में, तो ये भी अभी जो है यहाँ पर सजेशंस के ऊपर गौर कर रहा है, देख रहा है। इसके अलावा जो कंपटीशन यहाँ पर अगर सीआईआई की बात करें हम, तो यहाँ पर सीआईआई का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो ये भी जो है सजेशंस के ऊपर काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ सजेशंस भेजी भी गई हैं गवर्नमेंट्स को कि किस तरीके से आप काम कर रहे हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो हायरिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर मेरिट के बेस पे, टैलेंट के बेस पर होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर ऐसा राइट टैलेंट नहीं मिलेगा लोकल लेवल पर, तो फिर क्या करेंगी कंपनीज। ओके, तो फिर रिजल्ट वही होएगा, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये शिफ्ट कर सकती हैं गुड़गांव फरीदाबाद वाले एरिया से नोएडा नोएडा तक जो है ये शिफ्ट कर सकती है। दिल्ली के आसपास के जो बाकी रीजन है, तो वहां पर ये जा सकती हैं। और अभी समय है शीशे के सामने जाने का। तो पहला वर्ड है एग्रीगेट, जिसका मतलब है कुल। दूसरा है अलार्सिटी, जिसका मतलब है सॉरी अलैक्रिटी, जिसका मतलब है तत्परता। तीसरा है एल्केमी, जिसका मतलब है रस विद्या। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने का, तो ये लास्ट टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बुलेट रीपेमेंट। तो बुलेट रीपेमेंट क्या होती है? इसका मतलब होता है कोई भी लमसम पेमेंट कर देनी। ओके, तो यहाँ पर किसके रिगार्डिंग ये लमसम पेमेंट करोगे आप? कोई भी जो एंटायर लोन अमाउंट आपने पे करना है, जो भी उसका अमाउंट का जो है मेच्योरिटी टाइम आ जाएगा कि इस समय तक का आपका लोन का पीरियड था, आपका 5 साल तक का लोन था या 3 साल तक का लोन था। अभी 3 साल गुजर चुके हैं, तो अभी मैच्योर हो चुकी है डेट, तो मतलब उस डेट तक आपने सारा लोन की अमाउंट भी देनी है और साथ ही साथ जो उसकी किस्तें थी वो भी जो है ना पूरी कर देनी है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि लोन पूरा नहीं मिल पाता, तो यहाँ पर एक लमसम पेमेंट कर दी जाती है कि जितना ओवरऑल पैसा थोड़ा बहुत बनता है वो कर दो। ओके, अगर पूरा वो नहीं भी है, उसको थोड़ा सा कम भी है, उसको हम लमसम पेमेंट कह देते हैं कि इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से जब भी लमसम पेमेंट हो तो उसको हम बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि आरबीआई कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में, कुछ ऐसे बैंक जो यहाँ पर जिनकी हालत बहुत खराब है, वहां पर अगर वो चाहे कि लोन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनकी रिकवरी जल्दी से करनी है, ताकि कि बैंकों की हालत सही की जाए, तो उसके तहत यहाँ पर जो है ये वाला बुलेट रीपेमेंट वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है, ताकि जो कि बैंक जो है जितना भी उसके पास पहुंचे, बेशक अगर ज्यादा दिया तो उसके हिसाब से उतना उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन पैसा तो वापस आ गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है बुलेट रीपेमेंट का फंडा अपनाकर चला जाता है। तो आरबीआई भी यहाँ पर जो अच्छे तरीके से रेगुलेट करके चलता है। तो कैसा लगा आज के जो टॉपिक्स हैं, आज का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, ओके, तो कंटेंट कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर दीजिए जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।